तो आपको सीक्वेंस जाना है कि किस तरीके से टॉपिक्स कंप्लीट होगा, यही ना। चलो ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। तो आपका 20 फरवरी से अभी जो हो रहा है आपका अभी से लेकर के 20 फरवरी तक बेसिक्स लेक्चर ही होगा, ठीक है ना। ये बेसिक्स लेक्चर होंगे, ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, सब कुछ। और बेसिक्स लेक्चर में क्या क्या होगा ये भी बतला देता हूं। एक तो लीनियर इनइक्वालिटी हो गया, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, फिर रेशनल इनइक्वालिटी, इसके बाद मॉडुलस फंक्शन, इसके बाद आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा, इक्वेशन इनइक्वालिटीज, इक्वेशन और इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। इसके बाद आपका आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, फंक्शन और इसका दोनों इक्वेशन और इनइक्वालिटीज, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा लॉगरिथमिक, इसका भी इक्वेशन और इनइक्वालिटी दोनों होगा। फिर इसके बाद आपका होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम शॉर्ट में GIF बोलेंगे, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, इसका भी इक्वेशन और इनइक्वालिटीज, ठीक है। फिर इसके बाद लिस्ट इंटीजर फंक्शन, इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। इसके बाद होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है ना। इसमें सिर्फ इक्वेशन ही आएगा, ठीक है ना। इनइक्वालिटीज भी आता है लेकिन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा इसमें जब ये चीजें हो जाएगी तो इसी के बीच में ना मैं कहीं पर, इसी के बीच में मैं कहीं पर वो पढ़ाऊंगा, PDF PMF का एक लेक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं बीच में होगा, वो कहाँ होगा वो डिपेंड करेगा, जहां मेरा मूड करेगा वहीं पर मैं इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है ना। ताकि इस सब का मैं एप्लीकेशन दिखा सकूं, तो मैक्सिमम चांस है कि वो यहीं पर हो जाएगा, वो चीजें यहीं पर हो जाएगी, ठीक है ना। PDF PMF एक्सपेक्टेशन वेरिएंस MGF, ये तीनों चीजें एक साथ हो जाएगी, ठीक है ना। ये वाली चीजें आपका हो जाएगा, PDF PMF एक्सपेक्टेशन वेरिएंस और MGF। और जैसे ये चीजें हो जाएगी, सिर्फ इसका मैथमेटिकल टूल्स में बतलाऊंगा, मैथमेटिकल टूल्स। इसका बिल्कुल एकदम जो जीरो वाला होता है ना, एकदम बिल्कुल जीरो जिसको हम कहेंगे, उसको, जिसको इसका P भी नहीं पता है उसको भी ये चीजें समझ में आएगी, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल चीजें होगी, एकदम बिल्कुल ही जीरो, ठीक है ना। और मैं डायरेक्ट मैथमेटिकल टर्म पढ़ाऊंगा जो कि +2 से कनेक्टेड होगा, तो आपको इजीली समझ में आएगा। +2 वाली चीजों से कनेक्टेड होगा तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है ना। और इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूं ना कि आपको e⁻x का इंटीग्रेशन पता होगा, x का इंटीग्रेशन पता मालूम होगा, x इंटू e⁻x का इंटीग्रेशन पता होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा कि आपको ये भी नहीं आ रहा, इतना तो आ ही रहा होगा ना, आप BSc पास किए हो तो, ठीक है ना, वो है। इसके बाद आपका ये चीजें हो जाएगी यहाँ पर, फिर इन सब का एप्लीकेशन वगैरह चलता जाएगा, ठीक है ना। बीच बीच में यहाँ पर बेसिक इंटीग्रेशन आएगा, इसके एप्लीकेशन को दिखलाने के लिए बेसिक इंटीग्रेशन आएगा। अब ऐसा नहीं कि ये मैं अलग से कराऊंगा, एकदम बिल्कुल जो मैं इंटीग्रेशन बोला ना वही वाली चीज है, एकदम फंडामेंटल इंटीग्रेशन आएगा, जिसको आपने 12th में जाते ही, जिसको फर्स्ट डे आपने जो इंटीग्रेशन पढ़ा होगा ना, वही वाला यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा, बहुत बारका वाला इंटीग्रेशन नहीं आएगा। यहाँ पर भी इसका मैं एप्लीकेशन बतलाऊंगा, तो इसमें एक चीज ऐड कर दो, एप्लीकेशन होगा, ठीक है ना। इसका भी
एप्लीकेशन करने का मतलब दूसरे टॉपिक में, एप्लीकेशन लिखने का मेरा सेंस है यहाँ पर मतलब है कि दूसरे टॉपिक में। मॉडुलस तो ही रहा, अब मॉडुलस का इंटीग्रेशन में कैसे एप्लीकेशन होगा, पीडीएफ पीएमएफ में कैसे यूज करके पूछ सकता है आपसे, एक्सपेक्टेशन में कैसे यूज करके पूछ सकता है, एमजीएफ में कैसे यूज करके पूछ सकता है, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है ना। सेम यहाँ पर भी आ जाएगा एप्लीकेशन, सेम यहाँ पर भी 3 पार्ट आएगा, यहाँ पर भी 3 पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना, इसका भी 3 पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाली चीजें। तो बस आपका कंप्लीट हो गया। फिर एक आएगा सिग्नम फंक्शन, सिग्नम ऑफ एक्स इसको लिखते हैं शॉर्ट में सिग्नम फंक्शन, इसका भी एप्लीकेशन, इसमें इक्वेशन वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन पर हम बात करेंगे। तो ये आपका कहां तक होगा, 20 फरवरी तक होगा। जो आपका बेसिक्स लेक्चर मिला होगा ना, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे। अब देखना, जो आप बेसिक्स लेक्चर देख रहे हैं पिछले साल का, उसमें ये आपको सब कुछ दिखाई देगा, सब कुछ है, ये भी है, ये भी है। इसके बाद 25 फरवरी या 26 या 27 जो भी संडे होगा, 20 फरवरी के बाद जो भी संडे होगा, उस संडे को एक बेसिक टेस्ट होगा इसी के बेसिस पर, ठीक है। और बेसिक टेस्ट होने के बाद उसका डिस्कशन होगा, डिस्कशन के साथ आपको गाइड किया जाएगा। और डिस्कशन होने के बाद मुझे लग रहा है कि 20 फरवरी नहीं जाएगा, 25 फरवरी हो जाएगा। देखना होगा कि संडे कौन सा हो रहा है, कोई देख के बतलाएगा कौन सा संडे है 20 फरवरी के बाद। क्या 21 को तो संडे नहीं है, बतलाओ आप, 20 फरवरी के बाद कब संडे है? हाँ 22 ना, तो आपका उस दिन टेस्ट होगा, ठीक है। तो उस दिन हो जाएगा, तो इसी दिन डिस्कशन भी हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्कशन इसी दिन हो जाएगा, अगले दिन का मैं डेट नहीं रखूंगा, इसका डिस्कशन इसी दिन हो जाएगा। आपका 23 फेब से जैम का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। जैम, आईएसआई, CUET, इसका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। आप कहोगे कि सर CMI, तो CMI यही है, ठीक है ना। इसमें जो डिफरेंशियल कैलकुलस होगा ना, वो CMI का पार्ट होगा। जो आपका इसमें जैम में जो डिफरेंशियल कैलकुलस कवर किया जाएगा, यह CMI का मेजर टॉपिक है। यहां से ही भर भर के, यहीं से भर भर के क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो जब मैं आप लोगों को इसमें, जब मैं बेसिक प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूंगा ना, जैम में जब मैं बेसिक प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूंगा, तो उसका मैं फंडामेंटल क्लास लूंगा, या एक काम करता हूं, इसी में एक चीज यहां पर ऐड कर देता हूं, परम्यूटेशन। इसको भी बेसिक्स में ही कंप्लीट कर दूंगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन या काउंटिंग, परम्यूटेशन एंड काउंटिंग, इसको मैं बेसिक में ही कंप्लीट कर दूंगा। तो ये आपका डिस्क्रीट मैथ भी कंप्लीट हो गया, जो CMI के सिलेबस में है। CMI का सिलेबस ज्यादा नहीं है, बहुत ही छोटा सिलेबस है। यदि आप सिलेबस को देखोगे तो लगेगा कि ये 15 दिन का सिलेबस है। जिन्होंने +2 में मेहनत कर रखा है और जो जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए CMI मुझे लग रहा है कि 15 दिन सफिशिएंट है एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है ना। या ज्यादा 30 दिन ले लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, 100% इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जिनका भी इस बार CMI निकला था, किसी ने भी 15 दिन से ज्यादा किसी ने भी पढ़ाई नहीं किया था और निकल गया था CMI, ठीक है ना। क्योंकि सब कुछ ये कवर हो ही जाता है, कुछ करना नहीं होता है। यदि जिनका जैम में अच्छा नहीं रहा, वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए किसी भी रीजन से, फैमिली रीजन या कुछ और भी रीजन हो सकता है, ब्रेकअप हो गया, श्रेकअप हो गया, ठीक है ना, बहुत सारा रीजन है। यदि उस रीजन से यदि आप जैम पर फोकस नहीं कर पाए और उसके बाद अंतरात्मा जगती है कि नहीं मुझे अब तो पढ़ना चाहिए, अब तो जैम तो निकल नहीं सकता है, तो आपके सामने दिखाई देगा CMI। यदि आप ISI का ख्वाब देखोगे तो वो तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। बिना जैम में तगड़ा मेहनत किए ISI क्रैक करना आपके लिए इम्पॉसिबल इवेंट होगा। आपको
झांसे में क्यों रखा जाए, झूठ मूठ का उम्मीद क्यों दिया जाए कि आपसे निकल जाएगा। नहीं, बिना जैम में रगड़ के मेहनत किए आपसे ISI एग्जाम क्रैक नहीं होगा। हाँ, CMI हो सकता है बट ISI नहीं होगा। तो यदि आपकी अंतरात्मा कहीं जगती है कि नहीं चलो जैम तो हाथ से निकल गया, आप थोड़ा CMI के लिए देखें, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए मुझे लग रहा है कि 45 से 50 दिन एनफ है। 60 डेज ले लो, आप 60 डेज में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चूंकि आपका अभी होश हुआ है, नवंबर दिसंबर में आपको होश आ गया, आप थोड़ा जग गए कि नहीं अब मुझे तो कुछ तो करना चाहिए, ठीक है ना, जो हुआ सो हुआ पीछे, अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अब होश आ रहा है, इस अगले साल इस मंथ में आपको होश आता है कि नहीं अब तो कुछ करना चाहिए। तो अब तो जैम तो निकल जाएगा ना, क्योंकि जैम 1-2 महीने में एग्जाम होगा, 1 महीने में या 1.5 महीने में, तो वो तो आपसे अब होगा नहीं, आप केवल झूठ मूठ के एग्जाम में बैठने ही जाओगे, ठीक है। लेकिन हाँ, CMI के लिए आप अभी से लगते हैं यदि आप CMI के लिए, तो आपका CMI हो जाएगा, ठीक है ना, आपका CMI क्रैक हो जाएगा। अभी से यदि लगते हैं तो कितना हो जाएगा, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, 4 मंथ है ना, 120 डेज है। तो 120 डेज में आप CMI का ना माने उखाड़ कबाड़ कर सकते हो CMI को, क्योंकि वही है, सिर्फ यही है। डिफरेंशियल कैलकुलस बेसिक्स लेक्चर को आप दोबारा कंप्लीट कर लोगे, ये सब कुछ कंप्लीट हो गया। डिफरेंशियल कैलकुलस में ये चीज़ें दोबारा आएगी, लेकिन अब ये इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाएगा, अब सीधे इसका एप्लीकेशन आएगा। इवन ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, डोमेन, रेंज, यही सारी चीज़ें आएगी ना, इन्वर्टिबल फंक्शन। हाँ, इसके बाद आपका आ जाएगा, इसके बाद इन्वर्टिबल फंक्शन के बाद हो गया, और क्या, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपका आ जाएगा मैक्सिमम, मिनिमम, मोनोटोनिक, रॉस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कंप्लीट। CMI का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। सर जी सूडो कोड बच रहा है, प्रोग्रामिंग बच रहा है, तो वो बड़ी छोटा सा सेक्शन है। यदि आप उस पर 5 दिन लगातार फोकस हो जाओ ना, 5 दिन, तो वो एक एक चीज आप कंप्लीट कर लोगे, कुछ भी उसमें नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। यानी आप समझ लो कि यदि आप इतना अच्छे से कर लेते हैं, प्लस में डिफरेंशियल कैलकुलस अच्छे से कर लेते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस को अच्छे से कर लेते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रल कैलकुलस अच्छे से कर लेते हैं, बेसिक प्रोबेबिलिटी आप अच्छे से कर लेते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक आएगा आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज वो कौन सा, +2 वाला, जैम वाला नहीं, और मैं जैम वाला ही पढ़ाऊंगा, +2 वाला नहीं पढ़ाऊंगा। तो उसको सिर्फ अलग से आपको करना होगा। तो अलग से जब मैं फरवरी में CMI के लिए जैम एग्जाम के बाद पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, जैसे इस साल वाले बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, वैसे ही आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो उसमें APGP कंप्लीट हो जाएगा आपका, APGP और HP, फिर AM GM HM, ठीक है ना, AM GM और HM, बस इतना ही है, ठीक है ना। फिर सम ऑफ सीरीज, किंग रूल से या टेलीस्कोपिक मेथड से सम ऑफ सीरीज ये आ जाएगा, या टेलर सीरीज। टेलर सीरीज तो डिफरेंशियल कैलकुलस में ही कंप्लीट हो जाएगा, आपका टेलर सीरीज यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो बस सम ऑफ सीरीज, टेलीस्कोपिक मेथड, ठीक है ना। तो जब मैं सीरीज पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जैम वालों को, तो उसमें मैं सम ऑफ सीरीज पढ़ाता हूं, तो आपका वहां से कंप्लीट हो जाएगा जैम का, सॉरी CMI का भी आपका वहां से कंप्लीट। यानी CMI देखोगे ना तो माने छोटा छोटा सा सेक्शन उठ रहा है, जो जैम का पूरा सिलेबस है उसका छोटा छोटा सा सेक्शन उठ रहा है। बस कॉम्पैक्ट में 2 ही जगह चीजें होगी, एक यहाँ पर कॉम्पैक्ट में होगा, और एक डिफरेंशियल कैलकुलस कॉम्पैक्ट में होगा, और एक बेसिक प्रोबेबिलिटी कॉम्पैक्ट में होगा, बस इतना ही कॉम्पैक्ट में होगा। इंटीग्रल कैलकुलस कॉम्पैक्ट में नहीं होगा, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक ना सिंगल इंटीग्रेशन पर नहीं रुकूंगा। सिंगल इंटीग्रेशन पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 क्लास होगी, मैक्स टू मैक्स, और सीधे मैं कहाँ निकल जाऊंगा, डबल इंटीग्रेशन पर, ट्रिपल इंटीग्रेशन पर, तो मैं उधर के तरफ चला जाऊंगा। तो मैं यहाँ ज्यादा नहीं रुकूंगा, जितना देर तक रुकूंगा उतना में आपका CMI का काम हो जाएगा, उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा आपका नहीं चाहिए। अब बच गया आपका अलग से
ये वाली चीजें बच गया, ठीक है। इसके बाद आपका अलग से बच जाएगा प्रोग्रामिंग। तो इसमें 3 डेज +2 का आपका पढ़ा हुआ है, 3 to 5 डेज, ठीक है। और इसमें 3 to 5 डेज आपका पूरा CMI का सिलेबस कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं बचा, 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया। और इसको कंप्लीट करने के लिए, यानी जब आप इतना देख लोगे, ये सारी चीजें देख लोगे, या ये नहीं भी उतना, ये तो देखोगे ही, स्टार्टिंग में सब देखता है, ठीक है ना। ब्रेकअप सरकअप या कुछ प्रॉब्लम वो बाद में होती है, ठीक है। वो मार्च अप्रैल मई जून तक का वो महीना आ जाता है, ठीक है ना। उस समय दिक्कत होती है, ठीक है। या अभी सब कुछ सही है, हो सकता है कि कुछ और प्रॉब्लम आ जाए जिसके चलते आप नहीं पढ़ पाओ, और आपको जाकर के नवंबर दिसंबर में होश खुले या जगो कि नहीं अब कुछ लाइफ में करना चाहिए, तो आपके पास CMI सीधे दिखाई देगा और इसको आप क्रैक कर सकते हो। तो ये है, मैं अभी से बतला दिया, क्योंकि काफियों के चलते दिक्कत है, तो वो चीजें होती है, क्योंकि सबका टाइम एक समान नहीं रहता, भगवान न करे कि ऐसा हो। लेकिन जो चीजें लिखा है उस चीज को कौन बदल सकता है, ना मेरे कहने से बदलेगा, ना किसी का आशीर्वाद देने से बदलेगा, ठीक है ना। जो होना है वो तो होके ही रहेगा, उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो ये वाली चीज है। तो ये हो गया आपका CMI का पूरा खाका। ये मैं इसलिए बतला दिया क्योंकि ये एक इजी एग्जाम है जिसको आप 60 डेज के प्रिपरेशन में क्रैक कर सकते हो। तो थोड़ा फोकस हो जाओगे, क्योंकि अभी आपका समय अच्छा है, 1-1.5 महीना 2 महीना जो भी है, अभी तक तो समय अच्छा ही चल रहा है, तो ही आप अभी ज्वाइन किए हो। समय अच्छा नहीं चलता तो आप बेशक ज्वाइन नहीं करते, ठीक है ना। तो समय तो आपके अनुकूल है अभी, तो जब अनुकूल समय है तो आप इतना पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अब आगे का क्या होगा अब तो आगे पता चलेगा, तब तक इतना आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जहां तक मुझे पता है कि काफी कुछ इसका भी पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट हो गया, तो अब 4-5 महीने के बाद जब आप जगोगे कि अरे आप तो जैम के लिए मैं आया था, जैम तो कर नहीं पाया, अब मैं लाइफ में क्या करूं, तो अभी भी आपके पास मौका रहेगा, वो है CMI। आप इसको पटाख से क्रैक कर सकते हो। सर जी CMI का फीस बहुत ज्यादा है पढ़ने के लिए। अरे भाई पैकेज भी तो ज्यादा दे रहा है, लोन मिल रहा है ना पढ़ने के लिए, लोन से पढ़ लो, जॉब तो मिल रहा है ना आपको। बस आपको कम्युनिकेशन पे थोड़ा काम करना है, इंग्लिश थोड़ा फ्रिक्वेंटली बोलने आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल माने वही आपको चीजों को थोड़ा बहुत प्रेजेंट करने आना चाहिए, वो आप सीख जाओगे, ठीक है ना। वो बड़ा चैलेंजिंग नहीं है, आजकल के बच्चे वो सब जानते हैं, स्टार्टिंग से CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं तो उनका वो चीजें होती है, ठीक है ना। या थोड़ा युग मॉडर्न हो गया है तो वो आज के टाइम में कॉमन बात है, आप लोगों के लिए ये चीजें कॉमन बात है। हमारे टाइम में ये बड़ी बात होती थी, लेकिन आपके टाइम में ये चीजें कॉमन बात है, तो वो बड़ा चैलेंजिंग नहीं है। और आपका एवरेज पैकेज में बतला दूं, CMI का एवरेज पैकेज आपके समय पर 25 या 30 लाख होगा, अभी 22 लाख के आसपास है। अभी जो है 22 लाख के आसपास है, आपके समय में वो 25 लाख को प्लस कर जाएगा एवरेज पैकेज। किसी किसी का 45 लाख का भी प्लेसमेंट गया है, किसी किसी का 50 लाख का भी गया, किसी का 35, किसी का 30, इस टाइप से पैकेज जा रहा है, किसी का 25 जा रहा है। तो यदि आपको मिनिमम में 20 लाख भी मान लेता हूं तो फिर भी आप 2 से 3 साल में इसका लोन चुकता कर दोगे, ठीक है ना। तो कोई बड़ी रकम नहीं है यदि हम प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए जाने का, कुछ करने का। पैसा तो एक बहाना है, ठीक है ना। आज के टाइम में बहाना है कि पैसे के चलते नहीं पढ़ पाए। अरे भाई पैसे की जरूरत क्या है, बैंक लोन दे रहा है ना, भले सरकार फीस ज्यादा रही है, चलो ठीक है, लोन दे रहा है ना, आपके अंदर काबिलियत है, पढ़ करके चुकता कर दो। लेकिन आप पढ़ो ही नहीं तो आप कभी यहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, पूरी आपकी जिंदगी निकल जाएगी। इससे अच्छा पढ़ लो, पढ़ लोगे तो आज 20 लाख है, 3 साल के बाद ये 40 लाख हो जाएगा, तो आपके लिए लोन चुकाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो वो है, तो CMI आपके लिए अनुकूल है। तो यहां तक आपका हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो जैम का सिलेबस 23 फरवरी से स्टार्ट होगा, और मैं आपको पहले ही CMI के बारे में बतला दिया, क्योंकि ये थोड़ा अलग है, ये पूरे लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा, CMI कट जाएगा बीच में, ठीक है ना। अभी है डिफरेंशियल कैलकुलस, बेसिक प्रोबेबिलिटी,
थोड़ा 3-4 क्लास इंटीग्रल कैलकुलस, इसके बाद कट जाएगा। हाँ सर जी एक और चीज बच रहा है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है ना। तो लीनियर अलजेब्रा में आपका जब लीनियर अलजेब्रा का जब क्लास होगा ना, तो जो उसका स्टार्टिंग का 3 या 4 क्लास होगा वो सीएमआई के लिए समर्पित होगा। यानी वो चीजें जैम में भी है, आईएसआई में भी है और साथ में सीएमआई में भी, मात्र 3 से 4 क्लास, आगे नहीं। आगे का जो टॉपिक्स होगा लीनियर अलजेब्रा के अंदर वो अब जैम और आईएसआई के लिए होगा, सीएमआई के लिए वो यूजफुल नहीं होगा। तो देख रहे हो ना, ये चीजें कॉम्पैक्ट नहीं है, बस हर एक लेक्चर का, हर एक टॉपिक का 3-4 लेक्चर को केवल टच कर रहा है। तो जब केवल 3-4 लेक्चर को ही टच कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसको कंप्लीट करने में 60 से 70 डेज से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, आप इजीली कर लोगे। तो अब आपका सीएमआई का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो इसको मैं इसलिए पहले बतला दिया ताकि आपके पास एक रोड मैप हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो, बाद में कभी भी चीजें यदि सब कुछ बेहतर रहा तो इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन खुदा ना खास्ता यदि कुछ हुआ ऐसा तो आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगा, वो है सीएमआई का। आप नवंबर से भी जग जाते हैं सीएमआई के लिए, दिसंबर से भी जग जाते हैं सीएमआई के लिए, तो आप सीएमआई फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से क्रैक कर लीजिएगा। आप कहिएगा सर जी इसका कट ऑफ कितना जाता है, तो 100 में जो इसका कट ऑफ होगा ना, मतलब मुझे लग रहा है, ठीक है ना, जिस हिसाब से भी पेपर का लेवल है, यदि पेपर का लेवल सेम रखता है, यदि इसी टाइप से पेपर का लेवल रहता है, तो मुझे लग रहा है कि 70+ के पहले कॉलेज तो नहीं मिलेगा। 100 में इतना इजी पेपर होता है। टोटल 40 क्वेश्चंस होता है, 20 ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ऑप्शन को टिक करने वाला, और 20 सब्जेक्टिव टाइप होता है। सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं कि उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देना होता है, सिर्फ हिंट लिखना होता है। हिंट लिख करके आंसर तक आप पहुंचा दीजिए, यही बस इतना ही होता है। तो और टाइम भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा होता है, 3.5 घंटे का शायद एग्जाम होता है। तो समय की कमी ही नहीं होती है, बहुत समय होता है। तो इसलिए मैं बोला कि इसका कट ऑफ 70 से ज्यादा ही जाएगा। और इसमें लड़कियों के लिए अलग से रिजर्वेशन सीट रहता है, लड़कियों के लिए अलग से सीटें रिजर्व है, तो उनका कट ऑफ 55 के आसपास जाता है लड़कियों का। सर जिन सब लड़कियों का 70+ है उसका जनरल से एडमिशन होगा, यानी सबके साथ उसका कट ऑफ डिसाइड होगा, ठीक है ना। यदि वो सीटें सब फुलफिल हो गया तो फिर भी लड़कियों के लिए अलग से निकलेगा, ठीक है ना, लड़कियों के लिए कट ऑफ फिर भी अलग से निकलेगा। वो जो सीटें रिजर्व है 5-10, उसके लिए अलग से वो निकलेगा कट ऑफ। उसको निकाल करके यदि बाकी सारी लड़कियां भी आ जाती है, फिर भी उन 5 लड़कियों के लिए अलग से कट ऑफ निकलेगा, ठीक है ना, ऐसा वाला सीन है। तो 70+ आने वाले समय में हो सकता है, यदि सेम पेपर का लेवल रहा तो। सर लेवल टफ होगा तो थोड़ा सा लेवल, जैसे कि जैम हर एक साल लेवल को अपना बढ़ा रहा है, वैसे ही सीएमआई ने लेवल बढ़ा दिया, तो वही मुझे लग रहा है कि 60 से 70 के बीच में रहेगा। इससे कम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस कम है, टाइम बहुत ज्यादा है, और टॉपिक जो है +2 का है। तो कोई नहीं भी पढ़ करके जाएगा ना, जिन्होंने +2 में मेहनत कर रखा है, वो एग्जाम को क्रैक कर लेगा। थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग वगैरह का, सूडो कोड वगैरह और पिजन होल प्रिंसिपल ही एक्स्ट्रा पढ़ना है, बाकी काउंटिंग वाली चीजें कॉमन सेंस वाली होती है, वो नहीं भी पढ़ के जाएगा फिर भी कर लेगा। और लॉजिकल क्वेश्चन से एक दो उसको सॉल्व करने आना चाहिए। तो लॉजिकल ही होता है, उसके लिए कोई माई बाप उसका होता ही नहीं है, वो कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है। तो यदि उसका दिमाग अच्छा है, अच्छा चलता है, तो वो भी कर लेगा, उसके लिए कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। और साइंस वाले आप स्टूडेंट्स हो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हो, तो उतना आपके पास तो बेसिक नॉलेज रहेगा ही रहेगा कि आप वैसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे उसी टाइम, ठीक है ना। और सोचने के लिए भरपूर टाइम दे रहा है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ है, सफिशिएंट टाइम है सोचने के लिए, तो टाइम की भी कमी नहीं है। तो इससे कम कट ऑफ रहने का सवाल ही नहीं, कभी भी नहीं रहा। तो इस बार अगले बार भी नहीं रहेगा आपके टाइम पर, और ज्यादा कंपटीशन हाई हो सकता है। तो चूंकि आप गाइडेंस में हो, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेगा, तो आपका कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग होगा।
तो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो उसके क्वेश्चन और हलवा की तरह लगेगा, तो आप अच्छा खासा कर जाओगे। तो ये सबसे इजीएस्ट एग्जाम है अब तक आपका जितना एग्जाम है उसमें सबसे इजीएस्ट एग्जाम है। और प्लेसमेंट सबसे तगड़ा है, आईआईटी से भी तगड़ा प्लेसमेंट सीएमआई डेटा साइंस का है, आईआईटी और आईएसआई से भी बेहतर, ठीक है ना। बस आईएसआई और सीएमआई में अंतर इतना ही है कि वो भर भर के सीएमआई फीस लेता है, सीएमआई भर भर के फीस लेता है, और आईएसआई आपको पढ़ने के लिए पैसा देता है, बस यही डिफरेंस है। बाकी कैरियर अपॉर्चुनिटी सीएमआई और आईएसआई में एक समान है। एक समान कहने का मतलब कि आईआईटी से बेहतर है, ठीक है ना। चलो, तो इतना सब हो गया। अब मैं आता हूं जैम आईएसआई और इस पर, क्योंकि ये चीजें बीच में साथ छोड़ दे रहा है ना, 2-3 लेक्चर्स के बाद ही आपका साथ छोड़ दे रहा है सीएमआई, ठीक है ना। सीएमआई आपका हर एक 2 या 3 लेक्चर के बाद टॉपिक्स का जो भी है उसके बाद आपका सीएमआई वाला एंट्रेंस एग्जाम साथ छोड़ दे रहा है, तो इसलिए इसको थोड़ा अलग से एनर्जी लगाना पड़ा। तो अब 23 फेब से जैम का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला टॉपिक स्टार्ट होगा आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस जब स्टार्ट होगा ना तो आपका 7 डेज सिर्फ यही क्लासेज होगी डिफरेंशियल कैलकुलस की। लगातार कितने दिन, मुझे लग रहा है कि 15 डेज नॉन स्टॉप, 15 डेज इसी की क्लास होगी नॉन स्टॉप। एक दिन हो सकता है कि संडे को छुट्टी मिल जाए, लेकिन अभी उम्मीद मत करना, ठीक है ना। मीन्स दे भी सकता हूँ, डिपेंड करता है, ठीक है ना। वो ऐसे ही रैंडमली कभी छुट्टी मिल गया, ऐसा कोई नहीं है कि संडे को आपको छुट्टी मिलेगा ही मिलेगा। और मैं कभी भी बीच में भी छुट्टी दे सकता हूँ, ठीक है ना। उस समय थोड़ा बीच में एक रिजल्ट आएगा ना जैम का रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, 2026 वालों का उस समय रिजल्ट आएगा, तो एक या 2 क्लास बीच में डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए संडे इंक्लूडेड रहता है, ठीक है ना। तो आपका 15 डेज डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं चलेगा, 15 लेक्चर लगातार, ठीक है ना। फिर इसके बाद स्टार्ट होगा बेसिक प्रोबेबिलिटी। तो जैसे ही बेसिक प्रोबेबिलिटी अब स्टार्ट होगा, इस समय तक मुझे लग रहा है ना कि आपका टॉपिक्स पहुंच जाएगा कहां तक मुझे लग रहा है कि आप मोनोटोनिक और मैक्सिमम मिनिमा के आसपास रहोगे। 15 डेज में आप मोनोटोनिक फंक्शन के आसपास रहोगे या मैक्सिमम मिनिमा के आसपास रहोगे, ठीक है ना। फिर स्टार्ट हो जाएगा आपका बेसिक प्रोबेबिलिटी। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी जब आपका स्टार्ट हो जाएगा तो अब यहां से क्लासेज अल्टरनेट हो जाएगी। अरे बाप रे बाप, पता नहीं क्या हो गया है। जब आपका बेसिक क्लास होगा ना तो अब यहां से क्लासेज क्या हो जाएगी, अल्टरनेट हो जाएगी। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लेक्चर की बात ला दो तो इसमें वही 25 से 27 लेक्चर्स होते हैं विथ प्रैक्टिस एंड डिस्कशन, ठीक है ना। प्रैक्टिस एंड डिस्कशन के साथ इसमें 25 से 27 लेक्चर्स होते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा बेसिक प्रोबेबिलिटी। अब जो क्लास होगा ना ये अल्टरनेट हो जाएगा, 3 डेज आपका ये चलेगा, 3 डेज। जैसे कि मान लेते हैं कुछ डेटा के तौर पे ऐसे ही रफली MWF मतलब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को बेसिक प्रोबेबिलिटी की क्लास होगी, और आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपका डिफरेंशियल कैलकुलस की क्लास होगी। तो यहां से यानी 15 लेक्चर्स के बाद आपका लेक्चर्स अल्टरनेट हो जाएगा, 3 डेज मैथमेटिक्स की क्लास और 3 डेज स्टैटिस्टिक्स की क्लास, और इसमें मोटा मोटी आपका लगता है 8 से 10 लेक्चर, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। ये क्योंकि एक ही रिजल्ट है ना, सिर्फ इसमें क्वेश्चन ही होता है, जितना क्वेश्चन में टाइम लग जाए सिर्फ इसमें क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो उसी में टाइम लगता है। वही है बेस थ्योरम है, टोटल प्रोबेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यही वाली चीज है ना, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। सर जी बेस ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी है, तो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का 2 लेक्चर, एक लेक्चर
थ्योरम क्या होता है, क्वेश्चन ही होता है उसमें, ठीक है ना। जो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी है ना वो क्वेश्चन ही है, तो सिर्फ क्वेश्चन ही होता है। आज भी क्वेश्चन होगा और अगले क्लास में भी क्वेश्चन होगा, तो उसमें 2 लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होता है। माने जो भी कॉन्सेप्ट्स का एक्सप्लेनेशन है, जो भी उसमें थ्योरम्स है या जो भी रिजल्ट्स है, वो क्वेश्चंस के थ्रू ही होता है, ठीक है ना। यानी वो अपने आप में ही एक क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा, जैसे ही आपका बेसिक प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होगा तो उसी समय आपका डिफरेंशियल कैलकुलस भी, माने अभी बेसिक प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हुआ नहीं होगा कि आपका डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा। आपको सर ये तो जोड़ेंगे तो इतना, भाई वो चीज एडजस्ट होगा ना। अभी संडे है ना, इसमें तो एक संडे ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी जैसे ही अभी कंप्लीट होने वाला होगा, इसमें 2 या 3 लेक्चर अभी बचा रहता है, तब तक इसका 25 से 27 लेक्चर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, तभी बेसिक प्रोबेबिलिटी चलता ही रहेगा कि आपका इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा मैथमेटिक्स में। इंटीग्रल कैलकुलस आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मैं लगातार खत्म करूंगा और स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा, आपका गैप रहेगा, ठीक है ना। आपका इसमें गैप रहेगा, इसमें गैप रहेगा। मुझे लग रहा है कि करीब करीब और डिफरेंशियल कैलकुलस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको मिनिमम 5 डेज का तो गैप दिया ही जाएगा। इसमें 5 डेज का गैप रहेगा, माने डिपेंड करता है, यदि संडे वगैरह आ गया तो वो भी गैप नहीं रह जाता है, ठीक है ना। यानी इंक्लूडिंग संडे 4 to 5 डेज का आपको गैप दिया जाएगा, इंक्लूडिंग संडे, ताकि आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, ठीक है ना। और बेसिक प्रोबेबिलिटी के लिए मैं गैप नहीं देता हूं, ज्यादा गैप नहीं देता हूं, 1 से 2 दिन का गैप देता हूं। टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद, जैसे यूनिवेरिएट कंप्लीट होने वाला होगा, तो आपको 1 से 2 का ही मैं गैप देता हूं। गैप देने का मतलब ये नहीं कि छुट्टी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होगा, छुट्टी भी हो जाता है, मैंने बंद भी कर देता हूं, या क्वेश्चंस का मैं खुद प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है ना। दोनों में से एक ही चीज होती है, ठीक है ना। तो ये फिर इसके बाद आपका स्टार्ट होगा इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस वही मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि 10 लेक्चर, ठीक है ना, 10 से 12 लेक्चर इंटीग्रल कैलकुलस में लगता है। अब चीजें अल्टरनेट है, तो आप देखो इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट होते होते महीना लग जाएगा, क्योंकि आपका वीक में 3 ही क्लास हो रहा है, ठीक है ना। सर संडे को क्या होगा, संडे को डिफरेंशियल कैलकुलस और बेसिक प्रोबेबिलिटी हो गया ना, तो इसका अब 2 टेस्ट में चला जाएगा, तो अब संडे को क्लास नहीं हो पाएगा। ये अब चीजें, अब जो संडे आएगा ना वो टेस्ट में निकल जाएगा। जब तक टॉपिक्स कुछ कंप्लीट ना हो तब तक टेस्ट थोड़े होगा। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस, माने जो संडे है वो टेस्ट में चला जाएगा, और जो एक और संडे होगा वो भी टेस्ट में चला जाएगा। तो आपका 2 संडे तो टेस्ट में ही निकल गया। तो अब संडे को क्लास रेयरली ही हो पाएगा, ठीक है ना। माने थ्योरी क्लास, प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास होगा, थ्योरी क्लास रेयरली ही हो पाएगा, ठीक है ना। वो है, तो बच गया आपका इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस आपका 1 महीना लग गया ना मोटा मोटी। अभी बेसिक प्रोबेबिलिटी चल ही रहा है, ठीक है ना, बेसिक प्रोबेबिलिटी अभी चल ही रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे इंटीग्रेशन का 3 से 4 लेक्चर होगा ना, 2 से 3 लेक्चर, 3 से 4 नहीं, जैसे ही 2 से 3 लेक्चर होगा आपका ये समाप्त हो चुका रहेगा, और इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट स्टार्ट हो जाएगा आपका इसका, ठीक है। हाँ, इसमें एक डिस्क्रिप्टिव प्रोबेबिलिटी भी है, सॉरी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी है, तो उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है ना, या उसको हम बाद में देख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका यूनिवेरिएट। इसके बाद तो अब यूनिवेरिएट और इंटीग्रल एक तरीके से दोनों पैरेलल चल रहा है। अभी तक डिफरेंशियल कैलकुलस बेसिक प्रोबेबिलिटी पैरेलल था, अब इंटीग्रल कैलकुलस और यूनिवेरिएट क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। 3 डेज यूनिवेरिएट की क्लास, 3 डेज इंटीग्रल कैलकुलस की क्लास। तो सर ऐसे हचपच नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो यूनिवेरिएट के जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, वो इंटीग्रेशन का ही होता है।
तो आपको बड़ी मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ हो रहा है। इंटीग्रेशन आपने पढ़ा, सिंगल इंटीग्रेशन, और तुरंत बाद यूनिवेरिएट का आप क्वेश्चंस कर रहे हो, यूनिवेरिएट का लेक्चर्स हो रहा है। जब आप प्रैक्टिस सेट में जा रहे हो तो वहां भी इंटीग्रेशन ही मिल रहा है। एक्सपेक्टेशन निकालना है तो इंटीग्रेशन, वेरिएंस निकालना है तो इंटीग्रेशन, एमजीएफ निकालना है तो इंटीग्रेशन, जब तक कि मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पर ना चला जाऊं। तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जाते जाते आपका इंटीग्रल कैलकुलस क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने के पहले आपका इंटीग्रल कैलकुलस अच्छे से समाप्त हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, अब सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की क्लासेज होगी। ये जहां तक टॉपिक पहुंचा रहेगा, उसके बाद से अब 7 डेज क्या हो जाएगा, 7 डेज आपका सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की क्लास होगी। कहां तक होगी, बाइवेरिएट तक। ये जो क्लासेज होगी आपका बाइवेरिएट तक होगा। इसमें स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, मैं इसको यूनिवेरिएट ही मानता हूं, ठीक है ना। फिर भी इसमें आपका नंबर ऑफ लेक्चर्स की मैं बात करूं तो वही 15 लेक्चर्स के आसपास, 15 प्लस लेक्चर होगा, क्योंकि सब कुछ का बेस यही है ना, तो यहाँ पर टाइम देना होता है। फंडामेंटल तो यही है ना, बेस यही है, यही गायब हो गया तो पूरा स्टाइल्स आपका गायब। यदि यह आपको माने आप समझ में तो आ रहेगा, बड़ी आसान चीज है ये। आप वो है ना कि यदि आपने यहाँ पर मेहनत नहीं किया तो पूरा स्टैटिस्टिक्स आपका मतिया मेट हो जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, चीजें समझ में आएगी, यह एक्सपेक्टेशन है, ये वेरिएंस है, ये एमजीएफ है, ये कोवेरिएंस है, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन ओवरऑल आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। क्योंकि उस क्वेश्चन को करने के लिए इस पर आपकी प्रैक्टिस तगड़ी होनी चाहिए। यदि आपने इसको मजबूत कर लिया तो आपको स्टैटिस्टिक्स में बेहतर स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। आपके लिए इन्फरेंस हलवा हो जाएगा। इन्फरेंस किसी को डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि उनके दिमाग में इसका एक एक पॉइंट सेट नहीं रहता है। जिसके दिमाग में यूनिवेरिएट का एक एक बात सेट हो गया है, चुंबक की तरह चिपक गया है, साथ में ये भी प्लस ये, जिसके दिमाग में यूनिवेरिएट प्लस स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की एक एक बात दिमाग में सेट हो गया है, उसके लिए इन्फरेंस और बाइवेरिएट बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। खास करके इन्फरेंस बहुत ही आसान है। इन्फरेंस में जो 90% रोल है ना, वो 90% रोल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो सर जी तब यूनिवेरिएट क्यों कर स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं कर रहे आप? भाई इसके बिना आप इसको समझ ही नहीं पाओगे। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपका तभी बेहतर होगा जब आपका यूनिवेरिएट बेहतर होगा। और यूनिवेरिएट में नाम इसलिए ले रहा हूं बार बार क्योंकि जो इन्फरेंस में जो क्वेश्चंस करने का जो प्रोसेस होगा वो यूनिवेरिएट को टच करेगा। यह रटा रटाई वाली चीज है, ये आपको याद हो जाएगा, ये आप याद कर लोगे, इसमें बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी जिसको आप रिजल्ट की तरह यूज करोगे। लेकिन फाइनली आपको इसी का वो करना होगा, ठीक है ना। फाइनली आपको इसी का करना होगा, कहां गया जी, इसी का करना होगा, इसी के अकॉर्डिंग करना होगा। जैसे कि आपको पता चल जाए हाँ यह यूनिफॉर्म है, यह एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नॉर्मल, इसका वेरिएंस ये है, इसका एमजीएफ ये है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उन सबका एमजीएफ और एक्सपेक्टेशन आया कहां से, इंटीग्रेशन से या समेशन से, और यह प्रोसेस आप कहां करते हैं, यूनिवेरिएट में करते हैं। यहां पर आप इंटीग्रेशन नहीं करते हो, एक बार आप करोगे निकालने के लिए, देखने के लिए कि हाँ भाई एमजीएफ ये आ रहा है, इंटीग्रेशन से ही निकालोगे, समेशन से ही निकालोगे। लेकिन बाद में आप कभी समेशन और इंटीग्रेशन की तरफ लौट के ही नहीं आओगे। और जैसे ही स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देता है, इन जनरल कोई पीडीएफ पीएमएफ दे देता है और उसका एक्सपेक्टेशन या एमजीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है, तो मैक्सिमम लोग लटक जाते हैं
क्योंकि उनका पेन ही नहीं चल रहा है, उनको आदत ही छूट गया ना, उनका अब आदत ही छूट गया है इंटीग्रेशन से एक्सपेक्टेशन निकालने का, समेशन का यूज करके एक्सपेक्टेशन वेरिएंस या एमजीएफ निकालने का, वो आदत ही छूट चुका है। तो उनके लिए वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। तो सर इसको कैसे ठीक करें? तो हाँ, भले हमारे माइंड में एक्सपेक्टेशन समथिंग है, लेमडा है, लेमडा स्क्वायर है, एमजीएफ 1/1 माइनस टी है या समथिंग जो भी है, लेकिन आपको बार बार ये कनेक्ट भी तो करना चाहिए कि आखिर ये आया कैसे है। बस केवल इतना ही है, वो चीज आपने किया है, बस केवल सोचना है कि हाँ भाई यह एमजीएफ आया कहाँ से, कैसे आया है। हाँ, डिस्क्रीट के केस में हमने समेशन किया था और ये वाली प्रॉपर्टी लगाया था ना, एजीपी का सीरीज लगाया था, जीपी का सम लगाया था, तो ये आ गया था। या बाइनोमियल थ्योरम का वो थ्योरम लगाया था, कंसेप्ट लगाया था, तो ये वाली चीजें आ गया था। इंटीग्रेशन के केस में हाँ, हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट किया था कि बीटा गामा फंक्शन का यूज किया था। हाँ, बस इतना ही सोचना होता है, क्योंकि आपने उस चीज को कर रखा है, तो बस सोच सोच के ही आप उसको कनेक्ट करोगे ना। जैसे कि अपने पूर्वजों का सिर्फ नाम ही लिया जाता है ना। जैसे शादी विवाह होता है या कुछ होता है तो सात पूत का नाम गिनाते हैं कि हाँ भाई दादा परदादा परदादा का परदादा परदादा का परदादा, तब नाम ही ले रहे हो ना कि आप जा रहे हो वहां पर, सिर्फ नाम ही ले रहे हो। तो वैसे ही नाम लिया जाता है। अब ये नहीं कि बेटा को याद रखे वो बाप ही को भूल गए कि उसका बाप कौन है, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। हाँ, अब बाप को छोड़ दोगे तो कभी भी तो गड्ढे में गिर सकते हो। जो बाप की उंगली पकड़ता है कभी गिरता नहीं है, और जो बाप की उंगली छोड़ता है कभी भी गड्ढे में गिर सकता है। तो इसका बाप कौन है? समेशन, इंटीग्रेशन, जहां से एक्सपेक्टेशन, एमजीएफ और वेरिएंस वाली चीजें निकल के आया है, वही इसका बाप है। और ये सब क्या है? रिजल्ट उसका बेटा है। ठीक है ना? तो इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है यूनिवेरिएट। तो इसमें आपका मुझे लग रहा है कि 5 से 6 लेक्चर लगता है इसमें। ठीक है ना? फिर लगातार अब चलेगा, अब मैथमेटिक्स बीच में नहीं आएगा। बीच में ये कंप्लीट हो गया, इंटीग्रल सम पैरेलल चलते चलते यूनिवेरिएट तक, यहाँ तक ये चीजें हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन से 7 डेज, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन से कहो, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ अब स्टैटिस्टिक्स की क्लास होगी। सर ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? फिर आपने सीरीज को क्यों छोड़ दिया? एक्चुअली ये चीजें कनेक्टेड था। बिना इंटीग्रेशन स्टार्ट किए मैं यूनिवेरिएट नहीं आपको पढ़ा सकता था, बिना इंटीग्रेशन समाप्त किए मैं आपको बाइवेरिएट नहीं पढ़ा सकता था, आपसे क्वेश्चन ही नहीं होता। तो इसलिए इंटीग्रेशन को समाप्त करना जरूरी था। तो मैं सिर्फ इंटीग्रेशन ही पढ़ाता, तो आपके मन में आता है कि ये मैथमेटिक्स का सिलेबस जैम हो रहा है। मैंने स्टैटिस्टिक्स के लिए मैं जैम की क्लास ज्वाइन किया है कि मैथमेटिक्स के लिए ज्वाइन किया है? तो ये आप खुद से क्वेश्चंस करने लगते हो। तो इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला कि हटाओ, चलो ठीक है, पैरेलल में ही चलते। नहीं तो मैं जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो ऐसे ही पढ़ाया था, स्टार्टिंग के 10-12 लेक्चर। तो कंप्लेन आने लगा कि सर ये मैथ की क्लास है, पूछने लगे, डाउट पूछने लगे, सर ये स्टैट्स की ही क्लास है ना कि मैथ की क्लास है? अब उनको ये भाई मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है कि हाँ भाई स्टैटिस्टिक्स के जब आप जाओ क्वेश्चन, जब टॉपिक्स स्टार्ट हो तो आपसे दनादन क्वेश्चन, मेरे दिमाग में ये चल रहा है। लेकिन अब आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो मैं कहेगा चलो हर एक समस्या का एक ही उपाय है कि क्लासेज को अल्टरनेट कर, क्लासेज को अल्टरनेट कर दिया जाए, ताकि चलो ठीक है इंटीग्रेशन पढ़ रहा है, यूनिवेरिएट पढ़ रहा है, तो दोनों एक साथ चीजें हो गई। ठीक है ना? और इसमें मेरे पास डाउट बहुत कम आते, ये खास बात होती है। डाउट बहुत मिनिमम डाउट आता है, डाउट आता ही नहीं है। रीजन, आपका इंटीग्रेशन हो गया यूनिवेरिएट में, इंटीग्रेशन ही है, समेशन ही है, तो आपसे क्वेश्चन दनादन होता है। तो इसलिए यहां से डाउट कम आता है, माने प्रैक्टिस सेट करते समय बहुत मिनिमम डाउट आएगा, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन खुद से ही होगा। तो आपको आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। और आपके लिए हर एक यूनिट के लिए अलग से प्रैक्टिस सेट मिलेगा। एक्सपेक्टेशन का अलग प्रैक्टिस सेट है, वेरिएंस का अलग है, एमजीएफ का अलग है, ट्रांसफॉर्मेशन का अलग है, ये माने सबके लिए अलग अलग प्रैक्टिस सेट। हर एक टॉपिक वाइज हमने प्रैक्टिस सेट बना रखा है, क्योंकि ये सेक्शन हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है, VVI, क्योंकि सारा स्टाइल्स इसी पर डिपेंड कर रहा है। ये
गोल बटा भकोल हुआ तो पूरा आपका स्टैटिस्टिक्स गोल बटा भकोल हो जाएगा, कुछ आपके पास बचेगा ही नहीं। तो यहां पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये गया तो आपका पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स गया। अब आप आगे एक भी टॉपिक्स नहीं समझ पाओगे, एक भी टॉपिक्स नहीं। लेकिन मैथमेटिक्स के साथ ऐसा नहीं है। यदि आपका डिफरेंशियल कैलकुलस अच्छा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका इंटीग्रेशन अच्छा नहीं होगा। यदि सर इंटीग्रेशन अच्छा नहीं हो तो सब तो यूनिवेरिएट भी तो अच्छा नहीं होगा। इंटीग्रेशन का जो यहाँ पर यूनिवेरिएट में यूज होगा ना, वो सिर्फ +2 वाली चीजें जो आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बेसिक इंटीग्रेशन, जो माने फर्स्ट लेक्चर वाला इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा ना, सेकेंड लेक्चर वाला, वही वाली चीजें यहाँ पे यूज होगा। बड़ी एडवांस लेवल का इंटीग्रेशन नहीं आता है, जेई मेन लेवल का भी नहीं आता है, या जो स्टेट लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना +2 लेवल पर, जैसे VIT वैलोर हो गया, वेस्ट बंगाल का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हो गया, या और भी एक कलिका की या पता नहीं कौन कौन सा है उसका इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, तो उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है ना उतना भी जरूरत नहीं पड़ता है, इतना जीरो लेवल की जरूरत, ठीक है ना। हाँ, लेकिन वही इवन ऑड प्रॉपर्टी, किंग रूल वगैरह, थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर को स्प्लिट करना, ये सारी चीजें आनी चाहिए। और ये चीजें मैं आपको कहाँ सिखा दूंगा, बेसिक लेक्चर में ही सिखा दूंगा कि इंटीग्रेशन साइन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को कैसे ब्रेक करते हैं, मॉडुलस साइन को कैसे ब्रेक करते हैं, लिस्ट इंटीजर फंक्शन को इंटीग्रेशन साइन के अंदर कैसे ब्रेक करते हैं, ये चीजें मैं आपको यही बतला दूंगा। तो अब आपके लिए यहाँ पर ज्यादा चैलेंजिंग नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें यदि, लेकिन इंटीग्रेशन में सर जी बाइवेरिएट समझ में नहीं, इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन समझ में आना बहुत ही जरूरी है। यदि स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर बाइवेरिएट में क्वेश्चन सेट कर दिया तब तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि इन जनरल पीडीएफ पूछ दिया, ज्वाइंट पीडीएफ, तब आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी या डबल समेशन की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा पूछता है, खास करके ISI जैम भी पूछता है, कभी कभी इन जनरल ज्वाइंट पीडीएफ दे देगा जो किसी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन से मैच ही नहीं होगा। तो अब क्या करोगे, अब प्रोबेबिलिटी पूछ देगा, MGF पूछ देगा, ज्वाइंट MGF पूछ देगा, एक्सपेक्टेशन पूछ देगा, वेरिएंस पूछ देगा, तो आप इंटीग्रेशन ही करके निकालोगे ना। मान लो कि ऐसा 3 ही क्वेश्चन पूछ दिया, भाई 3 क्वेश्चन मैंने रखता है ना, और वो 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, वो जो 3 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, तो यह मैंने रखेगा आपके लिए। तो आपके लिए पूरा इंटीग्रेशन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, VVI। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ है, यूनिवेरिएट और बाइवेरिएट से डायरेक्ट कनेक्शन। यदि यह गोल बटा भकोल तो आपका बाइवेरिएट, यानी यह दोनों टॉपिक आपके लिए क्या है, बहुत बहुत हाईली इंपॉर्टेंट। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब ये टॉपिक्स स्टार्ट हो और इसमें जो मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूंगा उसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। और टॉपिक समाप्त होते होते जब आपको 2 से 3 दिन का मैं गैप दूंगा, 2 से 3 दिन का जो मैं गैप दूंगा उसमें आप दोबारा समाप्त कर दो, प्रीवियस ईयर भी समाप्त कर दो। प्रीवियस ईयर में लास्ट में दूंगा तो आप प्रीवियस ईयर भी समाप्त कर दो। यदि आपने नया टॉपिक्स स्टार्ट होने से पहले यदि इसको मेहनत करके समाप्त कर लिया और बीच में एक बार और देख लिया, जैसे कि जब भी नया टॉपिक्स स्टार्ट होता है ना तो 2 लेक्चर जो होगा ना वो सेटल करने में ही निकल जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन, चीजों को कनेक्ट करना। ऐसा नहीं कि मैं आज स्टार्ट करूंगा कोई नया टॉपिक और आज ही आपसे ना क्वेश्चंस होने लगेगा या अगले दिन से ही क्वेश्चंस होने लगेगा, नहीं, कम से कम 2 दिन लगेगा क्वेश्चन तक पहुंचने में। तो आप 2 दिन बैठ के क्या करोगे, 2 दिन का मतलब कितना, 2 दिन बहुत होता है ना। तो आप 2 दिन बैठ के क्या करोगे, आप जो भी पिछले टॉपिक्स के क्वेश्चंस रह गए हैं आप उसको सॉल्व करो, यदि कंप्लीट हो चुका है तो दोबारा सॉल्व कर लो ताकि और आपका बेहतर हो जाए, ठीक है। तो ये है, तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में इतना। फिर बाइवेरिएट अभी ये स्टार्ट हो जाएगा।
बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें 10 से 12 लेक्चर लगेगा। सर इतना कम लेक्चर, और सबसे हाईली इंपॉर्टेंट यही है, यहां से आपका 30+ मार्क्स का क्वेश्चन होता है बाइवेरिएट से। यूनिवेरिएट से ये दोनों टॉपिक्स मिला करके मुझे लग रहा है कि 14+ मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो सर जी इसमें इतना और इसमें कम लेक्चर, ये कैसे? अरे भाई इसका जो टॉपिक्स है ना, इसमें जो भी टॉपिक्स है वो इसी का है, इन्हीं तीनों का है ना, इन्हीं तीनों का। तो इसमें कुछ है नहीं, ये सिर्फ क्वेश्चन है, बस आपको कनेक्ट करके दिखला देना है कि देखो ये बाइवेरिएट है ना, देखो इसका कनेक्शन इससे हो रहा है, इसका ऐसे कनेक्शन है, ऐसे बस एक चेन खींच देना है, एक रास्ता एक पाथ बना देना है कि देखो जो, हाँ ये आपने पढ़ा है ना, हाँ देखो यही चीज यहाँ है, ये चीज आपने पढ़ा है ना वहां पर, हाँ सर पढ़ा है, देखो यही चीज यहाँ पर है, ये चीज पढ़ा, हाँ यही चीज है, हो गया समाप्त। इसलिए यहाँ पर लेक्चर्स कम लगता है, क्योंकि आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन खुद ही होता है। यहां भी आप मेरे से कम डाउट पूछोगे, कम से कम डाउट ही नहीं पूछोगे, यहां भी आप डाउट नहीं, यानी पूरे स्टैटिस्टिक्स में आप डाउट पूछोगे ही नहीं, बहुत कम डाउट पूछोगे। यदि आपको जैसा कहा जा रहा है उस चीज को फॉलो कर रहे हो तो डाउट मेरे पास आएगा ही नहीं, आप कर लोगे ऑटोमेटिक। डाउट कहां पर आता है? लिमिट थ्योरम में थोड़ा ज्यादा बच्चे डाउट पूछते हैं, क्योंकि वहां पर प्योर मैथमेटिक्स का कंसेप्ट यूज होने लगता है, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑलमोस्ट श्योरली कन्वर्जेंस, मीन स्क्वायर कन्वर्जेंस। तो वहां पर प्योर मैथमेटिक्स का रोल होने लगता है, इसलिए आप थोड़ा बहुत डाउट पूछने लगते हो। जहां पर सेंट्रल लिमिट थ्योरम आ जाता है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर आ जाता है, वहां प्योर मैथमेटिक्स होने लगता है। थोड़ा जहां सफिशिएंसी आ जाता है, कंप्लीटनेस आ जाता है, वहां भी मैथमेटिक्स का रोल हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत आप वहां पर डाउट वगैरह पूछते हो, लेकिन इधर कोई डाउट नहीं पूछता है, बहुत कम ही मेरे पास। और माने मेरे अभी भी जो बच्चे मेरे से डाउट पूछ रहे हैं ना, इस टॉपिक्स का तो बिल्कुल नहीं पूछ रहे, इस टॉपिक्स का डाउट कोई नहीं पूछ रहा है। जो भी पूछ रहा है लिमिट थ्योरम का पूछ रहा है, इन्फरेंस का पूछ रहा है, ठीक है ना, इस टॉपिक्स का कोई डाउट पूछ ही नहीं रहा है। अब किसी ने मेहनत नहीं किया वही डाउट पूछेगा, जिन्होंने मेहनत कर रखा है वो डाउट नहीं पूछ रहे, ठीक है ना। ये तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस होगा, बस मुझे कनेक्ट करना है, और आप कनेक्ट कर लोगे, एडॉप्ट कर लोगे, मैं एक लाइन पढ़ाऊंगा 10 क्वेश्चंस करके आओगे, ऐसा ये सीन होगा। आप कहोगे अच्छा रुको अभी सर ये टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे, रुको इसका क्वेश्चन मैं आज ही कर लेता हूँ, ऐसा वाला सीन होगा। जो ज्यादा डेडिकेटेड होगा वो कर भी लेते हैं, मैक्सिमम ऐसे हर एक साल 8-10 बच्चे होते हैं जो कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो इसमें 10 से 12 लेक्चर लगेगा। इसके बाद बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें टोटल 3 लेक्चर्स लगेंगे। सो इतना कम लेक्चर, इतना कम लेक्चर इसलिए क्योंकि इसका कनेक्शन इससे है, सारी चीजें हो गया, बट बाइवेरिएट आपको पढ़ाया ही जा चुका है ना। जैसे कि यूनिवेरिएट पढ़ा देगा तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना लेक्चर लगा, यही वाली चीजें बस यूज कर लेना था। यहाँ भी वही चीज, बस यहाँ पर फॉर्मूला है, माने जो यहाँ पर आप एक्सपेक्टेशन निकाल रहे थे, यहाँ पर आपको उसी एक्सपेक्टेशन को याद कर लेना। तो चूंकि आप यहाँ पर निकाल चुके हो, तो अब इस चीज को दोबारा निकालने की जरूरत क्या है, वो आप निकाल लोगे। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये चीज आपसे खुद ही निकल जाएगा, जब आप समेशन करोगे तो आपसे खुद ही निकल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक निकाल के दिखला दूंगा, तो दूसरा आप खुद ही कर लोगे, उसी जैसे जैसे निकाला गया उसी सेम पाथ को फॉलो कर देना, निकल जाएगा। कुछ वेराइटीज नहीं है, सेम चीज यहाँ है, उसी सेम पाथ को फॉलो कर लेना, वो चीजें ऑटोमेटिक निकल जाएगी। तो इसमें 3 या 4 लेक्चर लगता है, चलो 4 लेक्चर कर लो, ये 4 लेक्चर हो जाएगा। इतना कंप्लीट होते होते आपका, और हाँ यहीं पर सैंपलिंग भी मैं कर दूंगा, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपका 1-2 लेक्चर लगता है, एक लेक्चर ऑर्डर स्टार्स में, और हाँ इसमें 2 लेक्चर लगता है।
और सबसे ज्यादा आपको यही दिखेगा। तो इसमें 2 लेक्चर क्यों लगता है, रीजन ये भी सुन लो। जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में टी डिस्ट्रीब्यूशन एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है ना, चलो इसको 3 लेक्चर कर देता हूं, थोड़ा इस बार चीजें सीखा हूं तो वो आपको सिखा दिया जाएगा। तो 3 लेक्चर मान लो, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया 12, ये इतना नहीं जाएगा, ये तीनों मिला करके मैं 12 लेक्चर में समाप्त करता हूँ, ठीक है ना, इतना मिला करके। तो 9 से 10 लेक्चर इसको कह लो, ठीक है ना, 9 से 10 लेक्चर, हाँ इतना जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है ना। बाईवेरिएट नॉर्मल और मल्टीनोमियल, ये दोनों टॉपिक, तीनों टॉपिक्स मिला करके मैक्सिमम 12 लेक्चर गया। इस साल का भी मैं बतला दूं 12 लेक्चर में कंप्लीट हो गया, तो आपका भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में 3 लेक्चर, तो वही टोटल 15 से 18 लेक्चर, तो वही आपका ज्यादा हो गया, ठीक है ना। वैसे लक्ष्य 1 में नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा होता है इन कंपेयर टू लक्ष्य 2, और दोनों का सिलेबस एक ही साथ समाप्त होगा। लक्ष्य 2 जो 15 मई से स्टार्ट होगा, 15 मई के आसपास स्टार्ट होगा, और जो आपका 23 फरवरी से स्टार्ट होगा, दोनों का सिलेबस एक साथ स्टार्ट होगा, समाप्त होगा। तो सर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जैसे जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा, दोनों के बीच में 4 से 5 दिन का गैप मिलता जाएगा, यानी इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए और डिस्कशन के लिए आपको टाइम दिया जाता है। और जो लक्ष्य 2 का क्लासेज होता है उसमें कोई गैप नहीं होता है। सपोज दैट आज यूनिवेरिएट समाप्त हुआ तो कल से स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, कल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन समाप्त हुआ तो अगले क्लास से बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, कोई गैप नहीं रहता है, ठीक है ना। इसलिए उनका चीजें जल्दी जल्दी हो जाता है। तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में 3 लेक्चर इसलिए लगता है यहाँ पर कम, क्योंकि आपका 50% पार्ट स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंप्लीट हो जाएगा, लाइक टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन को मैं छोड़ देता हूं, टी डिस्ट्रीब्यूशन को, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आपका यहीं पर हो जाता है, ठीक है ना। बस एफ डिस्ट्रीब्यूशन बचता है, उसको यहाँ पर करा दिया जाता है, बस उसी में एक समय निकलता है, ठीक है ना। इसके बाद ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में 1 लेक्चर लगता है। जो टी एफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस पर 1 लेक्चर क्वेश्चन होगा, उसके ग्राफिकल मॉडलिंग पर 1 लेक्चर होगा, माने उसी में एक ही लेक्चर में सब हो जाएगा। और 1 लेक्चर लगेगा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में, सिर्फ 1 लेक्चर लगता है, कुछ इसमें ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो इसका 50% पार्ट है ना वो लेक्चर 2 के साथ हो जाता है, ठीक है ना। और अगले लेक्चर में ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, तो ये भी चीजें आपका पहले से हो रहा होता है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वाला चीजें पहले से हो रहा होता है। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से याद आया, यहाँ पर मैं मैक्सिमा मिनिमा वाली भी चीजें कराता हूं। मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन यानी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं, मैक्सिमम ऑफ एक्स कमा वाई और मिनिमम ऑफ एक्स कमा वाई, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे डील करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पर आते रहेगी, आप यूनिवेरिएट में भी सॉल्व करोगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी यहाँ पर, हाँ यहाँ भी सॉल्व करोगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स कमा 4 लेस देन 2, ठीक है ना, इस टाइप से। या और भी चीजें हो सकते हैं, मैं रैंडमली बोल दिया। यहाँ पर बाईवेरिएट में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स कमा वाई लेस देन 4 या एक्स कमा वाई ग्रेटर देन 2। तो ये चीज आपको पहले से कर रहे होते हैं, ये चीज आप पहले से कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आप कर लेते हैं जल्द। माने ये जितने भी पीछे की चीजें है ना, सब के सब इधर से कनेक्टेड है, इसलिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ नंबर ऑफ लेक्चर्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आपका स्टैटिस्टिक्स लगातार चल रहा है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कितने लेक्चर जोड़ लो, 6, 10, 16, 16, 4, 20, 20, 3, 23, यानी वही मोटा मोटी 24 से 25 लेक्चर्स आपका लगातार चलेगा। इसमें कोई भी मैथमेटिक्स का लेक्चर नहीं होगा। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बारी आएगी इसके बाद आपका रियल एनालिसिस का।
यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा रियल एनालिसिस। यहाँ पर गैप दूंगा करीब करीब, चूंकि लंबा टॉपिक चला ना क्लास, ये लगातार चला, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप रहा। यहाँ पर बाइवेरिएट वाला है ना, इसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस, नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ भी मिलेगा, बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको। तो करीब करीब यहाँ आपका ना, मुझे लग रहा है ना कि बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हो जाता है, करीब करीब 20 से ज्यादा 20 के आसपास आपका यहाँ पर 30 के आसपास आपको इसमें प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और हर एक प्रैक्टिस सेट में मिनिमम 60 क्वेश्चन होंगे। लेकिन हाँ, आपको क्वेश्चंस करने में मजा आएगा, ठीक है, धनाक 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 क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर आपको 3 से 4 दिन या 5 दिन का गैप रहेगा, ठीक है ना, मिनिमम 5 डेज का गैप रहेगा। गैप का मतलब ये नहीं कि क्लासेज नहीं होगी, क्लासेज होगी, ठीक है ना। जो भी आपका डाउट होगा या जो भी क्वेश्चन होगा उसका डिस्कशन होगा। सब पीवाईक्यू नहीं कराइएगा, पीवाईक्यू आपके लिए रहेगा। थोड़ा करके देखो तो ना पता चलेगा कि हाँ भाई आपने हमारे यहाँ से क्या सीखा, या आपने इतना मेहनत किया। यदि आप इस समय पर, उस समय पर इतना पढ़ करके जैम का एग्जाम देते तो आपसे कितना स्कोर होता, तो ना आपको पता चलेगा कि हाँ आपने कितना सीखा, या इतना जितना अभी तक आपने मेहनत किया, क्या यह एग्जाम क्रैक करने के लिए सफिशिएंट है। तो पीवाईक्यू खुद के टेस्ट के लिए, तो खुद का टेस्ट मीन्स आप अपना टेस्ट करोगे ना, तो उसके लिए पीवाईक्यू में बहुत कम क्वेश्चन पीवाईक्यू का सिलेक्ट करता हूं क्लास में। बहुत गलती से हो गया या कुछ एकदम अट्रैक्टिव क्वेश्चन आ गया, उसी को करता हूं, नहीं तो मैं जानबूझ करके कभी पीवाईक्यू सेलेक्ट नहीं करता हूं। मिनिमम से मिनिमम होगा पूरे लेक्चर में ना, मुझे लग रहा है ना कि मैं अपने हाथ से पीवाईक्यू लेक्चर लेते समय, कॉन्सेप्ट्स आपको समझाते समय, मुझे लग रहा है कि 5 से 10 यही मैं क्वेश्चन यूज करता हूं, बस इतना ही मैं यूज करता हूं। बाकी जो भी मेरा क्वेश्चन का सिलेक्शन होता है वो नॉन प्रीवियस ईयर होता है। प्रीवियस ईयर में आपके लिए छोड़ दिया कि आप खुद से करो, मेरा प्रैक्टिस सेट करो। प्रैक्टिस सेट करने के बाद आप देखो कि आपसे प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, तो ना आपको पता चलेगा, तो ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यदि मैं इतना पढ़ाई करके 2017 में एग्जाम देता, यदि आप 2017 का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन उस समय हो जाता, ये तो अच्छी बात है, ठीक है ना। चलो, तो 5 दिन का गैप रहेगा, फिर स्टार्ट होगा आपका रियल एनालिसिस। मैं महीना भी बतलाऊंगा कौन कितना मन तक चलेगा, पहले हो जाने दो। रियल एनालिसिस, ठीक है, रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस आपका वही मोटा मोटी 12 से 13 लेक्चर जाएगा। क्योंकि आपका यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, चीजें छोटी छोटी होती है, बड़ी बारीक चीजें होती है, ठीक है ना, बड़ी छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपका 12 से 13 लेक्चर्स होगा। अब ये लगातार होगा, कंटिन्यू। अब इस टेस्ट रुक गया तो आपके लिए और अच्छी बात, स्टैटिस्टिक्स रुका हुआ है। तो अब आप जब स्टैटिस्टिक्स चल रहा था तो आपका पूरा फोकस इसी पर था, और ये पूरा का पूरा स्कोरिंग है। इतना मिल करके मुझे लग रहा है कि आपका अकेले ना ये 45 के आसपास मुझे लग रहा है कि मार्क्स कवर करेगा अकेले। इसलिए मैं इसको इसके साथ मैच नहीं कराता हूं, ताकि आपका फोकस एक ही जगह रहे, ठीक है, और उसको आप ज्यादा से ज्यादा सीख सको, इसलिए, ठीक है ना। फिर रियल एनालिसिस, ये भी आपका 14 से, ये भी स्कोरिंग होता है, लेकिन ज्यादा नहीं आता है, कभी 6 मार्क्स का आता है, कभी 8 मार्क्स का आता है। 25 मार्क्स का तो एग्जाम ही होगा मैथ का, ठीक है ना। उसमें 4 टॉपिक्स है, तो डिवाइड कर लो, 100 का 24, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सबसे 6 ही मार्क्स का आता है, कभी कभी यहाँ से 8 से 10 मार्क्स का भी आता है, कभी कभी 5 मार्क्स का भी आता है, कभी कभी 14 मार्क्स का भी आ जाता है। तो मूड के ऊपर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इस बार पूछा तो अगले बार भी पूछेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, पूछ भी सकता है। 2021 में सीक्वेंस के भर भर के क्वेश्चन आए थे, 2023 में लीनियर अलजेब्रा के भर भर के क्वेश्चन आए थे, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, फेर बदल होते रहता है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में ऐसा कुछ है नहीं, चीजें यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म है। 3 या 4 मार्क्स का अप एंड डाउन होता है, इन्फ्रेंस और बाइवेरिएट में ही कंपटीशन चलता है। 3 मार्क्स कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है, यहाँ पर गैप हो जाता है, ठीक है, 5-5, 6-6 मार्क्स का गैप हो जाता है एक दूसरे के टॉपिक्स में।
तो ये हो गया रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस जैसे ही कंप्लीट होगा वहीं 2 से 3 दिन का आपका गैप होगा, डेज का गैप होगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा इसमें, ठीक है ना। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। फिर इसके बाद स्टार्ट होगा आपका लिमिट थ्योरम। लिमिट थ्योरम में कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन वो क्या नाम है उसका, कन्वर्जेंस इन हो गया ना, सारी चीजें तो हो ही गई, ठीक है ना। हाँ, फिर आपका ऑलमोस्ट श्योरली कन्वर्जेंस, मीन स्क्वायर कन्वर्जेंस, ठीक है ना। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर और स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, बस इतना ही। अभी तक तो इतना ही है, ठीक है ना। आगे जब नया सिलेबस आएगा तो पता चलेगा माने चेंज करता है कि नहीं, और मुझे लग रहा है कि चेंज नहीं करेगा, किसी भी हाल में चेंज नहीं करेगा। तो ये लिमिट थ्योरम स्टार्ट होगा। ये मुझे लग रहा है कि आपका 1, 2, 3 लेक्चर इसमें लग जाएगा, 3 लेक्चर यहाँ लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्योंकि रिजल्ट एक ही है, एक ही रिजल्ट है, मैंने उसमें क्वेश्चंस की वैरायटीज कि वो अलग अलग क्वेश्चंस में कैसे कैसे अप्लाई होगा, एक ही कॉन्सेप्ट किस किस तरीके से अप्लाई होगा। तो ज्यादातर हम यहाँ पे क्वेश्चंस का मॉडलिंग की बात करेंगे कि एक ही डिफिनीशन है लेकिन ये अलग अलग क्वेश्चंस का मॉडल में अलग अलग तरीके से रोल प्ले कर रहा है, तो उसके पैटर्न को थोड़ा समझना होता है, ठीक है। यदि आपने 2 या 3 क्वेश्चंस अपने माइंड में सेट कर लिया ना, जो भी वेराइटीज के हैं, तो आपके लिए लिमिट थ्योरम आसान हो जाएगा। यदि वो आप उसको फिक्स नहीं करते हैं दिमाग में, आप इसको जिगजैग ही छोड़ देते तो टफ हो जाएगा। या सबसे बेहतर तरीका डिफिनीशन से चलो, दिमाग में सेट नहीं हो रहा है तो डिफिनीशन से चलो, तो वहीं थोड़ा डिफिनीशन से चलोगे तो 2 या 3 मिनट का फर्क पड़ जाएगा। सेट रहेगा तो आपका पेन फ्लो में चलेगा, करोगे वही काम, डिफिनीशन से ही चलोगे, लेकिन जो पेन का फ्लो रहेगा ना फास्ट रहेगा। और आप जब छोड़ दोगे, माइंड में सोल्यूशन फिक्स नहीं करोगे, पैटर्न थ्योरम का कंसेप्ट के एप्लीकेशन का फिक्स नहीं आप करोगे, तो थोड़ा पेन चलाने में टाइम लग सकता है, वहां तक पहुंचने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो खैर ये बहुत लास्ट की बात है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा इन्फरेंस, ठीक है। आपका इन्फरेंस के बाद स्टार्ट हो जाएगा टेस्टिंग। तो वही इन्फरेंस जब स्टार्ट होगा ना, तो इसमें भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया जाएगा 2 to 3 डेज का। हाँ, ये कंप्लीट कितने लेक्चर में होगा, तो इन्फ्लुएंस आपका मुझे लग रहा है कि 15 से 16 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाता है। इन्फ्लुएंस आपका 15 से 16 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर टेस्टिंग, टेस्टिंग चलेगा, ये भी मुझे लग रहा है कि आपका 6 से 7 लेक्चर में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। चलो कुछ दिन का गैप रहेगा, अब तो चूंकि यहाँ गैप दे दिया गया है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ही है, फिर भी ठीक। इसके बाद आपका इसी में साथ चलेगा नॉन पैरामेट्रिक, थोड़ा कनेक्टेड है, तो नॉन पैरामेट्रिक यहीं पर हो जाएगा। और इसमें लगता है 2 लेक्चर, 2 लेक्चर में आपका नॉन पैरामेट्रिक कंप्लीट हो जाएगा जितना सिलेबस है, ठीक है। चलो इस बार थोड़ा हड़बड़ हो गया क्योंकि बाद में अपडेट किया ना, तो इसमें 3 लेक्चर ले लो, इतना हो गया, ठीक है। चलो इतना कंप्लीट हो गया। अब क्या बच गया आपका, लीनियर अलजेब्रा। अब स्टार्ट होगा लीनियर अलजेब्रा, वही मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जो भी है, ठीक है ना। ये तो ये आपका वही 12 से 14 लेक्चर ये भी चलेगा, ये भी आपका 12 से 14 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 दिन का गैप रहेगा, फिर स्टार्ट होगा स्टोकास्टिक प्रोसेस। और जो स्टोकास्टिक प्रोसेस होगा, इसका डायरेक्ट कनेक्शन कहां होगा, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, और वो भी केवल पीएमएफ, ज्वाइंट जो पीएमएफ आप पढ़ोगे ना वहां, यहां पर वही चीजें यहां पर आएगा स्टोकास्टिक प्रोसेस, ठीक है। फिर आएगा आपका पॉइसन प्रोसेस, इसमें पॉइसन प्रोसेस आएगा स्टोकास्टिक के ही अंदर।
उसमें आपका उसका कनेक्शन होगा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है ना। माने ये चीजें होगा, बस थोड़ा कनेक्ट करना है। तो इसमें आपका लग जाएगा 5 लेक्चर, 5 लेक्चर, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सारा का कंक्लूजन। यहां से एक क्वेश्चन ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, वो भी रहेगा कैलकुलेटिव। मीन निकालो मीडियन, जो आपने +2 में पढ़ा होगा ना, मीन मीडियन मोड या 10th क्लास में डेटाबेस। तो बैठ करके एग्जाम में गुणा भागा करते रहो, इससे अच्छा छोड़ने में ही भलाई है, ठीक है ना। लेकिन कहीं थ्योरेटिकल आ गया, देखो टिक करो तो कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये भी कंप्लीट होगा। तो ये यहाँ तक आते आते आपका मुझे लग रहा है कि 15 से 20 सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वो भी आराम आराम से, आपका कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी, आप पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हर एक टॉपिक्स को कंप्लीट होने के बाद गैप दिया जा रहा है। सर जी टेस्ट कहाँ होगा? तो जो भी संडे होगा ना टेस्ट होगा। तो क्या सर टेस्ट सिर्फ इंडिपेंडेंट टॉपिक का होगा? नहीं, ठीक है ना। कुछ टेस्ट ऐसा होगा जिसमें सिर्फ यूनिवाइडेड के ही क्वेश्चन होंगे, कुछ टेस्ट ऐसा भी होगा जिसमें यूनिवाइडेड के भी क्वेश्चन होंगे, इंटीग्रल का भी क्वेश्चन होगा, बेसिक प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस का भी क्वेश्चन होगा, यानी पार्शियल टेस्ट। और हर एक टेस्ट का पैटर्न क्या होगा? जैम की ही तरह होगा। 30 क्वेश्चन MCQ, 10 क्वेश्चन MSQ और 20 क्वेश्चन NAT। ऐसा नहीं कि यूनिट वाइज टेस्ट है तो 30 क्वेश्चन का टेस्ट हो गया, 40 क्वेश्चन का टेस्ट हो गया, ऐसा नहीं। वो टोटल 60 क्वेश्चन का ही टेस्ट होगा। अब डिपेंड ये करता है कि आप कितना डेडिकेशन के साथ देते हैं, ठीक है ना। वो आप पर ही डिपेंड करता है। तो वो तो उस समय पता चलेगा। सर जी अभी वाले टेस्ट दे रहे हैं, तो जो कुछ स्टूडेंट डेडिकेटेड थे, ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं रहते हैं। मुझे लग रहा है कि जो ड्रॉपर होते हैं ना, ड्रॉप जो लिए होते हैं, वही एक डेडिकेशन के साथ दे पाते हैं। अपीयरिंग वाले बहुत कम दे पाते हैं, ना के बराबर। ना के बराबर समझ लो 5-6 बच्चे ही रहते हैं। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका सेमेस्टर एग्जाम भी आएगा बीच में। तो वो सेमेस्टर एग्जाम में क्या होगा कि वो लेक्चर देखना बंद कर देंगे 5-6 दिन, फिर वो सेमेस्टर एग्जाम के बाद चालू करेंगे। तो वो चालू करेंगे तो वो जो संडे होगा ना उनका, वो लेक्चर्स को कवर करने में ही चला जाएगा। तो उन पर लेक्चर्स कंप्लीट करने का, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करने का प्रेशर होता है। तो इसलिए वो टेस्ट बाद में देते हैं, ठीक है ना। बीच बीच में कोई कोई देते रहता है, लेकिन मोस्ट स्टूडेंट, जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं, वो टेस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यदि आप स्टार्टिंग से यदि लेक्चर्स के साथ साथ यदि आप टेस्ट दे रहे हैं, तो प्लस पॉइंट ये होगा ना कि टेस्ट में जो है ना बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। प्रैक्टिस सेट और टेस्ट के क्वेश्चन में कोई सिमिलरिटी नहीं है। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में वो तो है, टेस्ट में अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। तो यदि आप अभी टेस्ट दे देते हैं तो आप उस पैटर्न को अभी सीख जाइएगा, जो कि आपको FLT में हेल्प करेगा। जब आप FLT के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाइएगा तो उसमें आपको वो हेल्प करेगा। और ऐसा नहीं कि उसमें उसी पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा, नहीं, FLT में अलग पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन माने आप ये समझ लो कि प्रैक्टिस सेट आपका पहला सीढ़ी है, ठीक है। यूनिवाइडेड आपका टेस्ट दूसरा सीढ़ी है और FLT आपका तीसरा सीढ़ी है। यदि कोई डायरेक्ट FLT देगा ना तो वो नहीं कर पाएगा। यदि कोई पहले प्रैक्टिस सेट देगा, प्रैक्टिस सेट देने के बाद फिर यूनिवाइडेड का टेस्ट देगा, तो कुछ कुछ क्वेश्चन होगा, फिर उस टेस्ट को वापस से सॉल्व करेगा, जो भी उसमें कंसेप्ट है उसको सीखेगा। और ऐसा नहीं कि वो आउट ऑफ सिलेबस होगा, और ऐसा भी नहीं कि वो कंप्लीट नहीं कराया होगा, बस वो आपके ध्यान में नहीं आता है, वो आप सोच नहीं पाते हो कि ऐसे भी हो सकता है। तो जब आप टेस्ट दोगे तो आप सोच पाओगे कि अच्छा ये चीजें ऐसे भी हो सकता है, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि एक्सपेक्टेशन इस तरीके से भी अप्लाई हो सकता है, या जो वेरिएंस का कंडीशन है इस तरीके से भी अप्लाई हो सकता है। वो जो मैं आपको क्वेश्चन, वो जो 2025 वाला बतला रहा था, जिसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 था, एक्सपेक्टेशन ऑफ x² 4 था, एक्सपेक्टेशन ऑफ x⁻16 था। पूछा था कि
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर 3 क्या होगा, ये पूछा था, ठीक है, ये पूछा था, ये जैम 2025 का क्वेश्चन। तो अब इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया ही नहीं था, अब दिमागे काम नहीं कर रहा, कैसे होगा कैसे होगा, दिमागे काम नहीं कर रहा, तो नजर पड़ा जरूर ये कुछ बकलूल बना रहा है। क्या है, वेरिएंस इसका 0 हो रहा है। वेरिएंस क्या होता है, इसका ये फॉर्मूला आता है, किसी को याद नहीं होगा तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखवा दिया, अब देखना क्या, ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। आया कैसे, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये होता है, यही वेरिएंस का फॉर्मूला है। वेरिएंस ऑफ एक्स पूछे तो ऐसे ही निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ये दिया ही है, ये दिया ही है, तो क्या हो गया 4 - 4 = 0 होगा। और यह रिजल्ट होता है, थ्योरम होता है कि जब वेरिएंस ऑफ एक्स 0 होता है तो एक्स डिजेनरेट यानी एक्स कांस्टेंट हो जाता है, एक्स कांस्टेंट हो जाता है, और कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन निकालना आसान होता है। बस इतना ही था और कुछ नहीं था। तो अब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन हो गया, तो आपने देखा अच्छा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऐसे भी हमें सोचना पड़ सकता है। हम अभी तक जो आप सोच रहे थे हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन से सोच रहे थे, एमजीएफ दे दे तो एक्सपेक्टेशन निकाल देंगे, पीडीएफ दे दे तो एक्सपेक्टेशन निकाल देंगे, कोवेरिएंस दे दे तो एक्सपेक्टेशन निकाल देंगे, वेरिएंस दे दे तो एक्सपेक्टेशन निकाल देंगे, आपका पीएमएफ दे दे तो एक्सपेक्टेशन निकाल देंगे, चेबीशेव इनइक्वालिटी दे दे तो एक्सपेक्टेशन निकाल देंगे, मार्कोव इनइक्वालिटी दे दे तो एक्सपेक्टेशन निकाल लेंगे। आप सब ये सोच रहे हो और यहाँ पे कुछ और दे दिया, अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके की चीजें जब आप टेस्ट दोगे तो आपको सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर। लेकिन हमारा काम है संडे को टेस्ट लेना, उसका डिस्कशन कराना, अब आपका काम है उस चीज को फॉलो करना। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन आएगा कि सर सेमेस्टर एग्जाम आएगा तो कैसे मैनेज करेंगे। तो देखो जब सेमेस्टर एग्जाम आएगा ना, जैसे कि मान लो कि आपका मान लेते हैं कि 25 जनवरी से आपका सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यदि कॉलेज आपका चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, वहां पढ़ाई हो रही है, तो रेगुलर कॉलेज जाओ, रेगुलर, एक भी दिन कॉलेज मत छोड़ो, रेगुलर कॉलेज जाओ। कॉलेज जाने से क्या होगा कि आप 25 दिन पहले ना नहीं लगोगे, आप 15 से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना सेमेस्टर के लिए, फिर भी आप एग्जाम अच्छे स्कोर से निकाल लोगे, माने अच्छा स्कोर ला दोगे एग्जाम में। यदि आप एग्जाम कॉलेज करने के लिए नहीं जाते हो ना, तो आपका वो पूरा का पूरा नुकसान एक साथ, यानी एक साथ लॉस होता है कोचिंग में, जो जैम का सिलेबस है उसको कवर करने में एक साथ पूरा का जो भी आपने समय बचाया है ना, वो एक साथ ले लेगा आपका, और वो गैप करेगा, और गैप करेगा तो क्या होगा, आपके मेमोरी से स्लिप होगा। जब मेमोरी से स्लिप होगा तो आपका ट्रैक चेंज होगा, ट्रैक चेंज होगा तो आप फ्रस्ट्रेट होने लगोगे, डिमोटिवेट होने लगोगे। लेकिन आप रेगुलर कॉलेज आ रहे हैं तो कॉलेज की भी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, क्लास वाली चीजों को भी मैनेज कर रहे हैं, तो ये मैनेज होते होते ये बड़ी एग्जाम के नजदीक तक जाएगा लेकर के आपको। और जैसे ही आपका सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है 25 से, तो अब आप ऑब्वियस सी बात है 15 के बाद आप पूरी तरीके से सेमेस्टर एग्जाम पर डेडिकेटेड हो जाओगे। चूंकि आपने कॉलेज किया, आपके कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है, तो आप कॉलेज कर रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत टाइम जैम में भी दे सकते हैं। जैम में ये नहीं कि आप लेक्चर देखो, आप लेक्चर भी देख सकते हो, सिर्फ लेक्चर देख देख करके छोड़ते जाओ, या फिर लेक्चर आप छोड़ भी दिए तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जैसे कि आप एग्जाम दे करके आए तो उसके अगले पेपर में 2-3 दिन का गैप है, तो उस दिन आएगा चलो थोड़ा बहुत यूनिवेरिएट हमने पढ़ा था, कंप्लीट किया था, चलो इसका कुछ क्वेश्चंस कर लेते, इंटीग्रेशन हमने कंप्लीट किया, चलो कुछ नहीं तो चलो प्रीवियस ईयर ही कंप्लीट कर लेते, कॉम्पैक्ट है प्रीवियस ईयर, कॉम्पैक्ट है, ठीक है, चलो प्रीवियस ईयर ही कंप्लीट कर लेते हैं। आप 10-12 भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आप वापस से सेमेस्टर में अगले पेपर के लिए लग जाते हैं, तो आपकी वो कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, यदि कॉलेज हो रहा है तो रेगुलर कॉलेज जाओ, और कॉलेज जाते समय चीजों को सोचते हुए जाओ कि हाँ आज हमने क्या क्या सीखा, जैम वाले सिलेबस में क्या क्या सीखा। जब सर क्लास में पढ़ा रहे तो क्लास में अच्छा ये तो मैं जैम में भी पढ़ रहा हूँ, वो चीजें कनेक्ट करेगा, ठीक है, या अच्छा जैम वाली चीजें यहाँ पर अप्लाई हो रही है,
तो वो क्या करेगा, आपके मेमोरी को रिवाइंड कर रहा है, रिवाइज मार रहा है, आप चीजों को कनेक्ट कर रहे हो। और जैसे ही सर चले गए, गैप है, बैठे बैठे मोबाइल में ही सब कुछ है, मोबाइल निकालो, चलो 5 क्वेश्चंस कर लिया, हाँ चलो यूनिवाइरेट पढ़ा था, बाईवाइरेट पढ़ा था, उठाओ क्वेश्चन इसका प्रीवियस ईयर का 2017 का सॉल्व करते, 18 का सॉल्व करते, 20 वाला थोड़ा सॉल्व कर लेते, चलो ये वाला प्रैक्टिस सेट 5 थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस सेट 27 सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही बीच में क्लास में बैठे बैठे 5-6 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, उससे सब टच में हो गए। इसलिए फ्रेशर्स वालों का एग्जाम बेहतर जाता है, ठीक है ना। वो अलग अलग प्लेस पर ना एक ही कंटेंट को पढ़ते हैं, अलग अलग प्लेस पर, और जो ड्रॉपर होते हैं ना वो एक ही रूम में बैठ करके पढ़ते हैं, तो वो दिमाग सफल करना है, थोड़ा अजीब सा होने लगता है, एक अलग सा माहौल, वो इन्वायरमेंट बनने लगता है जो थोड़ा अजीब होता है। उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ये फील करने वाली चीज है, आपने शायद फील किया भी होगा। लेकिन जब आप यूनिवेरिएट को कभी रूम में पढ़ो, कभी रास्ते में दोस्तों के साथ चलते हुए डिस्कस कर रहे हो, कभी क्लास में एकदम सर अचानक से चले गए, या क्लास में सर आए ही नहीं, 15 मिनट लेट आए, तब तक आप बैठ करके उसके क्वेश्चंस को कर रहे हो, उसमें शोरगुल भी हो रहा है, 2-4 पढ़ भी रहे हो, या लंच ब्रेक हुआ, आप पेड़ के नीचे लंच कर रहे हो, लंच हो गया, चलो उठा करके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लाइब्रेरी में बैठ गए। तो ये ऐसे ही चीजों को सीखा जाता है, ऐसा नहीं कि हम लगातार जब तक 4 घंटे नहीं बैठेंगे तब तक नहीं पढ़ेंगे, नहीं, ये वाली चीजें दिमाग से निकाल दो। ये पहले होता था, आज के सोशल मीडिया के टाइम में ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है कि आप लगातार 4 घंटा पढ़ो। हाँ, ड्रॉपर पढ़ सकते हैं, फ्रेशर नहीं पढ़ सकते, जिनका कॉलेज है वो नहीं पढ़ सकते। तो आप ऐसे ही छोटे छोटे जो टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, उसको कलेक्ट करने की कोशिश करो, कहीं पर 10 मिनट 15 मिनट मिल रहा है, उसको सिमटने की कोशिश करो। इंजॉयमेंट भी हो गया, पढ़ाई भी हो गया, दोस्तों से बात भी हो गया, दोस्तों के साथ घुल मिल के भी रह लिया, पढ़ भी लिया। तो ये सबसे बेस्ट वे है स्टडी का, इसको कहते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन, चलते चलते चीजों को सीख लेना। करना क्या, 4-5 क्वेश्चन कर लोगे, कॉन्सेप्ट्स के टच में आ जाओगे, ठीक है ना। तो आपका यहाँ तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद आपका 1 अक्टूबर से फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ आते आते मुझे लग रहा है कि आपका मिनिमम 21 टेस्ट हो चुका रहेगा, मिनिमम 21 टेस्ट यहाँ तक आते आते हो चुका रहेगा। तो इन्फ्रेंस वाली जो चीजें स्टार्ट होगी ना, कब स्टार्ट होगी मैं आपको बतला दूं। इन्फ्रेंस आपका 1 सितंबर के पहले कंप्लीट हो जाएगा, इन्फ्रेंस आपका 1 सितंबर के पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो जोड़ लो, कितना हो रहा है जी, 25 क्लास हो रहा है ना, 25 क्लास। तो सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, यानी 1 अगस्त के आसपास आपका इन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाएगा। 1 अगस्त के आसपास, इन्फ्रेंस ही नहीं, यहां से ये वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा 1 अगस्त के आसपास, रफली 2 दिन आगे पीछे, ठीक है ना, ये स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें 12 से 14 लेक्चर जा रहा है, तो आप पीछे चले जाओ 12 से 14 दिन, तो जुलाई होता है ना, जुलाई, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि वहीं मोटा मोटी 15 जुलाई के आसपास, ठीक है ना, 15 जुलाई, 12 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में, 12 से 15 जुलाई के बीच में आपका रियल एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ आते आते कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप इसमें आ जाओ, तो ये चीजें आप पीछे चले जाओ, कितना लेक्चर है, 6, 16, 3, 19, यही हो रहा है ना जी, 19 और 4, 23, 23 लेक्चर। तो 23 डेज पीछे चले जाओ, तो 15 दिन इधर गया और 15 दिन उधर, तो 15 दिन 1 जून हो गया, नहीं जी 1 जुलाई हो गया, 1 जुलाई से फिर 15 दिन पीछे जाओ, 15 मई, यानी 15 मई के आसपास आपका बाइवेरिएट स्टार्ट, 15 मई ना, हाँ 15 मई के आसपास आपका ये बाइवेरिएट नहीं, हाँ बाइवेरिएट, अच्छा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन 15 मई के आसपास, यानी 10 मई ले लो, 10 मई के आसपास आपका स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, 10 से 15 मई के आसपास स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके पहले चीजें अल्टरनेट में ही चलेगी। तो बस यही,
सब कुछ हो गया या और भी कुछ बचा है? हाँ, ISI बचा है। तो ISI में आपका 2 या 3 टॉपिक एक्स्ट्रा है, 2 या 3 टॉपिक एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। जैसे रिग्रेशन हो गया, रिग्रेशन से क्वेश्चंस रहता है। इसके बाद आपका एक सैम्पलिंग सर्वे हो गया, वहां से क्वेश्चन रहता है। तो उसकी क्लासेज संडे को होती रहेगी, क्योंकि हर एक संडे को टेस्ट नहीं है ना, या टेस्ट भी होगा फिर भी होगा, ठीक है ना। टेस्ट होगा फिर भी होगा, उसकी क्लासेस सिर्फ संडे संडे होती रहेगी। सो CMI के लिए जो सूडो कोड है, CMI के लिए सूडो कोड का 15 फरवरी के बाद ही हम इसको स्टार्ट करेंगे, जैम एग्जाम के बाद। 15 फरवरी, जिस दिन आपका जैम एग्जाम होगा उसके अगले 2 दिन के बाद ये चीजें स्टार्ट हो जाएगी। तब तक आप बाकी के लेक्चर्स कंप्लीट करो, क्योंकि इसको कंप्लीट करने में 5 ही दिन लगेगा ना। सूडो कोड को कंप्लीट करने में 5 ही दिन लगेगा, ठीक है ना। तो जैसे जैम एग्जाम समाप्त होगा, जैम एग्जाम समाप्त होने के बाद ये आपका ये भी आपका ISI का जो 2 एक्स्ट्रा टॉपिक है ना, वो भी मुझे लग रहा है कि लास्ट अगस्त तक कंप्लीट हो जाता है। ये मैं मई के आसपास स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। मैं 15 मई के आसपास, जब लक्ष्य 2 बैच स्टार्ट होगा ना, तो दोनों बैच का एक साथ जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो है ISI में, उसको स्टार्ट किया जाता है। और ये आपका लास्ट अगस्त या मीन्स वही लास्ट सितंबर तक, मैंने लास्ट सितंबर नहीं जाता है, मिड सितंबर तक, इसके पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। सब एक ही साथ, तो वही चलो 15 सितंबर ही मान लो, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये फुल स्टॉप, ठीक है। अब हमारा पूरा फोकस जैम तो ISI, जैम का मतलब ISI, ठीक है ना। तो जैम हो रहा है मीन्स ISI भी हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा जैम का, ISI का एग्जाम होता है मई मंथ में। इसका मई मंथ में एग्जाम होगा, तो हमारे पास 15 फरवरी से 1 मई तक का टाइम है। मोर देन सफिशिएंट टाइम है ISI के लिए भी और CMI के लिए भी। तब इसमें ISI के लिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस होगा। सर जी जो इसमें स्टैट्स के क्वेश्चन से या मैथ के, वो पहले हो चुका रहेगा सब कुछ। आपका ISI का प्रीवियस ईयर, गेट का प्रीवियस ईयर, जैम का प्रीवियस ईयर, ये पूरा हो चुका रहेगा। सर CMI का प्रीवियस ईयर अपने आप ही हो जाएगा। जब डिफरेंशियल कैलकुलस वाली चीजें होगी ना, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। थोड़ा उसमें काउंटिंग वगैरह आने लगता है, तो वो थोड़ी चीजें से डिस्कनेक्ट करने लगता है, काउंटिंग वाली चीजें थोड़ा डिस्कनेक्ट करने लगता है, इसलिए मैं उसका प्रीवियस ईयर का डिस्कशन नहीं करता। लेकिन ISI का प्रीवियस ईयर या गेट का प्रीवियस ईयर ये डिस्कनेक्ट नहीं करता, ये एक फ्लो में चलता है। जो सिलेबस जैम का है वही सिलेबस गेट का है, बस एक आध 2 टॉपिक का फर्क है। मल्टीवेरिएट, जैसे बाईवेरिएट में बोल रहा हूँ ना, उसमें वो मल्टीवेरिएट बोलता है, मल्टीवेरिएट नॉर्मल वगैरह की वो बात करने लगते हैं, ठीक है ना। एक रिग्रेशन, बस यही 2 टॉपिक्स का डिफरेंस, बाकी सारा टॉपिक्स आपका है जैम में, ठीक है ना। तो गेट का, ISI का और जैम का ये सबका प्रीवियस ईयर पहले ही हो चुका रहेगा। तो जैम का तो आप कर ही लोगे, तो मेरा काम है ISI का और गेट का कराना, ठीक है। ये हो जाएगा तो हो जाएगा, आप गेट का भी कर लोगे, फिर भी चलो कुछ तो मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा ही ना। यानी मिला जुला करके आपका जैम एग्जाम का पहले सब समाप्त हो जाएगा। अब यहां से हम वापस से उसी चीज को सॉल्व करेंगे, रीसॉल्व करेंगे। और अब इसमें जो मेनली सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, हमारा फोकस वो रहेगा, जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर फोकस रहेगा, ठीक है ना। ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा? जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना ISI का, अब उस पर फोकस रहेगा। तो ISI का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और CMI का रिवीजन क्लासेज या क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास, यानी बोथ का, ISI का भी और CMI का भी, दोनों का क्वेश्चन सॉल्विंग क्लासेज 15 फरवरी के बाद स्टार्ट हो जाएगा। कब तक? ISI और CMI एग्जाम तक। और जो ISI के अकॉर्डिंग और जो CMI के अकॉर्डिंग टेस्ट है, अब वो होगा आपका। ISI के लिए ISI के अकॉर्डिंग PSA का, PSB का दोनों का टेस्ट होगा। CMI में भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का टेस्ट होगा। अभी हम जैम का टेस्ट, सर जी CVT कहाँ गया? तो CVT तो आपका जैम के साथ ही कंप्लीट हो गया ना, तो इसमें सिर्फ टेस्ट लेना बाकी रह जाता CVT का पैटर्न पर।
तो सीवीटी के लिए आपका सीवीटी का पैटर्न पर टेस्ट हो जाएगा। सो इस सिलेबस, दोनों का सिलेबस 100% सेम है, कोई फर्क नहीं, कोई भी फर्क नहीं। तो जैम का सिलेबस मीन्स सीवीटी का सिलेबस, तो हो गया सीवीटी का काम तमाम हो गया। तो इसमें सिर्फ इसके अकॉर्डिंग टेस्ट, तो इसमें 75 क्वेश्चंस होता है, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट देना होता है। ठीक है, अब तो टाइम भी कम कर दिया है, नहीं जी, पहले 2.5 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 105 मिनट, तो अभी 105 मिनट का एग्जाम है सीएमआई। ठीक है ना, तो ये वन लाइनर होता है। यदि आपने जैम में यदि आपका 10 मार्क्स आता है ना, पूरा मेहनत करने के बाद 10 मार्क्स तक ही आप काबिल हो पाते हो, सीख पाते हो, तो फिर भी आपका सीवीटी में कितना स्कोर आएगा, मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम 140 स्कोर आएगा। सो इतना कैसे आएगा? आ जाएगा, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन होता है, तो आपको मैक्सिमम का आंसर याद रहता है। देखो टिक करो, देखो टिक करो, देखो टिक करो, बशर्ते कि आपने जैम के लिए मेहनत किया है तब। यानी सोचो कि आपने 10 मार्क्स के लिए लाने के लिए जो मेहनत किया, वो यहाँ पर आकर के कितना हो गया, 140 मार्क्स हो गया। ठीक है ना, तो इतना का फर्क है। तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ तक आते आते आपका सब कुछ कंप्लीट, और यहाँ हो जाएगा आपका विदाई समारोह। हो गया, पूरा समाप्त हो गया आपका सिलेबस। और कुछ बचा है? और कुछ पूछना है? कुछ रह गया तो वो पूछ लो मेरे से आप। कुछ रह गया तो आप पूछ सकते हो जी। ये तो आप पर डिपेंड करता है। आपके पास 5 आवर है तो 5 आवर दो, 6 आवर है तो 6 आवर दो, 10 आवर्स है तो 10 आवर्स दो, 15 आवर्स है तो 15 आवर्स दो। जब टाइम है तो पढ़ो, नहीं टाइम है उसका बात अलग है, जिसके पास टाइम है वो पढ़ो। अब हाथी की ताकत 100 केजी उठाने की है, अब वो उठा रहा है मात्र 10 केजी, तो वो तो 10% ही अपने काबिलियत के अकॉर्डिंग काम किया ना। अब चींटी का क्षमता मात्र 25 ग्राम उठाने की है, तो अपना 25 ग्राम उठा लिया। चूहा कह दो, चूहा की ताकत 100 ग्राम उठाने की, और वो अपना 100 ग्राम उठा लिया, तो इसने अपना 100% एफर्ट दिया ना, तो चूहे ने 100% एफर्ट दिया, भले ही 100 ग्राम उठाया। और हाथी को 100 किलो उठाने की काबिलियत है, लेकिन वो 10 ही किलो उठाया, तो उसने अपनी काबिलियत का सिर्फ 10% ही यूज किया। तो यदि आपके पास 10 घंटा है तो आप 10 घंटा दो, क्वेश्चंस की तो कमी है ही नहीं। भर भर के क्वेश्चन से आप समाप्त करो, कंप्लीट करो, आपका टाइम ही नहीं पता चलेगा। हाँ, यदि उसको करने के बाद यदि टाइम बच गया तो एंजॉय करो, मूवी देख लो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये अब आपको पता है ना कि आपके पास कितना टाइम बच रहा है। 2 घंटा है तो 2 ही घंटा दो, जरूर नहीं उसके लिए 5 घंटा निकालो। यदि आपके पास 2 घंटा बच रहा है क्लास करने के बाद, तो आप 2 ही घंटा सेल्फ स्टडी करो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जॉब करते हुए आईआईटी जैम क्रैक किया है, या जॉब करते हुए आईएएस क्रैक कर लिया है। एक बैठ करके 14-14 घंटा पढ़ रहा है। वो पढ़ नहीं रहा है, बस नाम है, उसके पास 14 घंटा है पढ़ने का, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है 14 घंटा। वो 4 से 5 घंटा ही पढ़ रहा है, लेकिन एक के पास सिर्फ 4 से 5 घंटा ही बच रहा है, लेकिन वो 4 से 5 घंटा पढ़ रहा है। तो 100% एफर्ट किसने दिया? जो 4 से 5 घंटा पढ़ रहा है, क्योंकि वो ओवरऑल मेहनत 24 घंटा में 18 घंटा किया, क्योंकि वो बाकी समय कहीं और काम में बिजी था, और वो अपना समय वहां दे रहा था। लेकिन बाकी जिसका 14 घंटा है, लेकिन वो 5 घंटा बच रहा है, सॉरी वो पढ़ रहा है, तो बाकी का वो 9 घंटा बकैती में दिया, बकैती कर रहा है, इधर से उधर बैठ कर, कभी उसके रूम पर, कभी उसके रूम पर, कभी इस फोन पर, कभी उस फोन पर, कभी इस सोशल मीडिया पर, कभी उस, सिर्फ वो बकैती कर रहा है। तो वो अपना मेहनत कहाँ कर रहा है? 9 घंटा तो अपना बकैती ही कर रहा है ना, उसको मेहनत में थोड़े लेंगे। एक 9 घंटा काम कर रहा है, चाहे वो जॉब कर रहा है, या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, या वो सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, और 5 घंटा इधर भी काम कर रहा है, पढ़ रहा है। तो 9, 5, 14 घंटा हो गया, तो ये 14 घंटा परफेक्ट मेहनत कर रहा है। तो वो आपको पता है कि आपके पास कितना टाइम बच रहा है। ठीक है ना, चलो और कुछ।
फॉलो कर लो। मोडग्रेवे बुक है, इसके बाद प्रसन्ना साहू है, कैसेला बर्गर है, गुप्ता एंड कपूर है। गुप्ता एंड कपूर तो सबसे लास्ट में पढ़ना यदि टाइम मिले तो, बाकी कैसेला बर्गर और मोडग्रेवे बुक और प्रसन्ना साहू मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स के लिए एससी मलिक और लीनियर एल्जेब्रा के लिए एक संवेदना की बुक है, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिस सेट से ही आपको टाइम नहीं मिलेगा। बुक की आपको जरूरत पड़ेगी 1 जनवरी के बाद, ठीक है ना, जब मैं पूरा पढ़ा लूंगा पूरा। जैसे अभी मैं इनको बुक ऑर्डर करने के लिए बोल दिया हूँ, ठीक है ना, कि अब 1 जनवरी के बाद सबके पास एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए बुक की, ठीक है ना। कोई भी एक बुक चलेगा स्टैटिस्टिक्स का, एक हार्ड कॉपी होना चाहिए। मैथमेटिक्स में तो बार्टले बोल दिया हूँ, ठीक है ना, एक बार्टले रियल एनालिसिस के लिए, क्योंकि इसमें कॉम्पैक्ट है, ठीक है ना, इसलिए मैं बार्टले बोला हूँ। एक बार्टले बोल दिया हूँ और एक कोई भी एक बुक स्टैटिस्टिक्स की जो आपको पसंद है या पहले से हार्ड कॉपी है तो वेल एंड गुड, बस उसको रीडिंग देने के लिए या उसको कनेक्ट करो कि आपने साल भर में क्या क्या सीखा है। वो चीजें उस बुक में इजीली दिखाई नहीं देगा, उसको अंदर जाना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा, उसमें वो स्टेटमेंट दिखाई नहीं देगा, उसमें लिखा कुछ और होगा, ठीक है ना, वो लिखा होगा लेकिन उसको अब एक्सप्लेन करोगे तो इससे क्या होगा कि अब आपका उसके थ्रू रिवीजन हो रहा है। उसमें लिखा है 1 लाइन, अब आप उसको एक्सप्लेन करके 50 लाइन तक लेकर के जा रहे हैं। उसमें सिर्फ लिखा है एक बात, आप एक बात को स्प्लिट करके 100 बात बना रहे हो, 100 कॉन्सेप्ट बना रहे हो। तो इसलिए मैं बुक 1 जनवरी से पढ़ने के लिए रेफर करता हूँ कि अब आप बुक को पढ़ो ताकि आपका दिमाग थोड़ा एक्टिव हो, उसमें दिमाग एक्टिव होगा। जैसे कि एग्जाम्पल रॉल्स थ्योरम का आप थ्योरम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में, या आप एक्सपेक्टेशन पढ़ रहे हैं, या बोल दिया कि एक्स बाई वेरिएट नॉर्मल, तो या कुछ बोला ही नहीं, या सिर्फ ऐसे ही लिख दिया कि एक्स जब बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्स कमा वाई बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ कोवेरिएंस बिटवीन एक्स कमा वाई इक्वल टू 0। अब आपके यहाँ पर दिमाग चलेगा, अच्छा बाई वेरिएट नॉर्मल नहीं होगा और कोवेरिएंस 0 होगा तो इंडिपेंडेंट हम नहीं कर सकते हैं, हमेशा नहीं कर सकते। अब आपका दिमाग फिर दौड़ेगा, ऐसा कौन सा काउंटर एग्जाम्पल। अब वो काउंटर एग्जाम्पल बुक में आपको नहीं मिलेगा ना, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन किया होगा, अब ये खुद से आप सोच रहे हो। और ये चूंकि आपने पहले पढ़ रखा है क्वेश्चंस के थ्रू और टेस्ट के थ्रू, प्रैक्टिस सेट के थ्रू, लेक्चर के थ्रू, तो वो चीजें कनेक्ट करेगी आपको, ठीक है ना। यानी बुक मेरा पढ़ाने का पर्पस यही होता है कि जब आप बुक की रीडिंग डालो तो आप एक स्टेटमेंट को 50 स्टेटमेंट 50 वो कंसेप्ट में स्प्लिट करो और उसको क्वेश्चन से जाकर के कनेक्ट करो। यह स्टेटमेंट इसको उस क्वेश्चन में इससे अप्लाई हो रहा था, वैसे अप्लाई हो रहा था। और 1 जनवरी आते आते बहुत सारे क्वेश्चंस का पैटर्न, कॉन्सेप्ट और उसका सॉल्यूशन दिमाग में आपका प्रिंट हो जाता है और वो कनेक्ट करना बड़ी आसान होता है। सीखने के तौर पर लेक्चर सफिशिएंट, ठीक है ना, सीखने के तौर पर लेक्चर मोर देन सफिशिएंट। आपको इसी से टाइम नहीं मिलेगा, आप एक बार पढ़ो तो सही, स्टार्ट तो होने दो, आपको बुक पढ़ाने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक में उतनी चीजें नहीं लिखी रहेगी जितना हम आपको पढ़ाएंगे। आपको एक बुक में मिलेगा ही नहीं, या आप दुनिया का कोई बुक पढ़ लो आपको मिलेगा ही नहीं। हाँ बोलिए। तो हाँ, तो वो तो मैं जैम के लिए बोल रहा हूँ ना, उसमें जैम वो बहुत ज्यादा है तो आप डिप्रेस होने लगते हो, ठीक है ना, आप डिप्रेस होने, सर जी ये तो हो ही नहीं रहा है, जबकि वो सिलेबस में नहीं है, आप बेवजह ही उसके लिए परेशान हो रहे हो। गुप्ता एंड कपूर भाई, अब मैं बोलूंगा तो आप पूरा मतलब समझोगे ना कि मुझे सब कुछ पढ़ना है, जबकि उसमें सब कुछ पढ़ना ही नहीं। उसका गुप्ता एंड कपूर का मात्र 40 से 50% ही जैम के सिलेबस के लिए यूजफुल है। तो आप तो पूरा ही पढ़ोगे ना, तो मैं उसमें अब कैसे फिल्टर करूँ मुझे बतलाओ तो। लेकिन जो बाकी का मैं बुक का नाम बतलाया वो 100% जैम के अकॉर्डिंग है, भले जैम का पूरा नहीं है, ठीक है ना, जैम का पूरा नहीं है, वो सेट है, जैम के सिलेबस का सबसेट है। गुप्ता कपूर में भी पूरा नहीं है, पूरा नहीं है, वो भी जो भी जैम वाली चीजें है उसमें वो भी जैम के सिलेबस का सबसेट ही है, लेकिन उसको फिल्टर करना पड़ेगा। अब ये मैं कैसे, आपको तो मैं बुक फॉलो नहीं करा रहा हूँ ना, मैं पढ़ पढ़ के तो आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ कि मैं आपको अंडरलाइन करा पाऊँ कि हाँ इस चीज को पढ़ना इस चीज को नहीं पढ़ना। आप बात को समझ पा रहे हो। सेमेस्टर के लिए फॉलो करो, मैं मना थोड़े कर रहा हूँ, क्योंकि वो प्रोफेसर आपको उसके लिए गाइड कर रहे हैं ना
कि हाँ भाई आपको इतना पढ़ना है सेमेस्टर एग्जाम के लिए, ऐसा होता है ना। हाँ हाँ, तो वो आपको गाइड कर रहे हैं ना, क्योंकि वो बुक को ही फॉलो करा रहे हैं। लेकिन मैं बुक को फॉलो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फॉलो कर रहा हूँ, जो कि एक बुक में है ही नहीं, चाहे वो गुप्ता कपूर की बुक हो, या कैसेला बर्गर की बुक हो, या मोटग्रेवी बुक हो, या प्रसन्ना साहू की बुक हो, या कोई भी आप ऑथर की बुक ले लो, आपको एक साथ सारी चीजें नहीं मिलेगी। जैम का जो भी सिलेबस है, जो भी कॉन्सेप्ट है, आपको एक साथ नहीं मिलेगा। तो हम आपको प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो टेस्ट है, जो हमने मेहनत करके सीखा है, जो 50 बुकों से सीखा है, जो विकिपीडिया से सीखा है, जो गूगल से सीखा है, सारा का कंक्लूजन हम आपको इकट्ठा करके बतला रहे हैं, समझ रहे हो। और वो चीजें आपको उतना पढ़ने के लिए ना, कम से कम मुझे लग रहा है कि 2 से 3 साल निकल जाएगा आपका। तो अकॉर्डिंग बुक, आप एक बुक को पढ़ोगे उसमें सारी चीजें नहीं मिलेगी, फिर दूसरा बुक उठाओगे उसमें भी सारी चीजें नहीं मिलेगी, तो ऐसे करते करते आप कब तक बुक पढ़ते रहोगे। लेक्चर है कि हमने सब कुछ एक जगह पर ला दिया है, ठीक है ना, इसलिए ना आप मेरे पास आए हो कि सारी चीजें आपको एक जगह मिलती है। बाकी आप एक रिफरेंस के लिए बुक रखो, मैं मना थोड़े कर रहा हूँ, आपको टाइम मिले तो बेशक पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आपको टाइम मिलेगा ही नहीं। आप प्रैक्टिस से तो कंप्लीट करो, अभी आपने प्रैक्टिस से देखा कहाँ है, अभी स्टार्ट तो होने दो सिलेबस। हाँ, अभी आपके पास फ्री टाइम है, 20 फरवरी तक फ्री टाइम है, तो आप खुद से पढ़ना चाहो तो इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। आप प्रसन्ना साहू की बुक पढ़ सकते हो, जो कि बिल्कुल ही फंडामेंटल बुक है, एकदम जीरो लेवल की बुक है। जैसे +2 एनसीईआरटी का है ना, एनसीईआरटी +2 के लिए है जीरो लेवल की बुक, वैसे ही प्रसन्ना साहू बुक जीरो लेवल की बुक है, यानी पहला स्टेप है, ठीक है ना, पहला स्टेप। और उसके एक एक पेज को भी पढ़ जाओगे ना, आप आउट ऑफ सिलेबस जहम के नहीं जाओगे, आप सिलेबस के अंदर ही रहोगे, ठीक है। चलो, और कुछ आपके मन में क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हो गया। चलो, तो आपका आपका पूरा एक्सप्लेन हो गया, एक एक चीज, जैम भी हो गया, आईएसआई भी हो गया, सीवीटी भी हो गया, सीएमआई को तो मैंने सबसे पहले ही कर दिया, ठीक है ना। बार बार वो चीजें ब्रेक करता ना, बार बार बोलना पड़ता, देखो यहाँ सीएमआई का नहीं है, यहाँ सीएमआई का नहीं है, यहाँ सीएमआई का नहीं है, इसलिए मैंने सीएमआई को अलग से निकाल करके थोड़ा सा साइड लाइन कर दिया। आपको भी दिख गया कि हाँ सीएमआई कुछ ज्यादा नहीं है, यदि बाद में भी सीरियस हुआ जाए, सब कुछ बर्बाद होने के बाद थोड़ा और आबाद होने का मन करे कि नहीं, थोड़ा अब कुछ लाइफ में बेहतर करते हैं, तो आपको सीएमआई संभाल सकता है, ठीक है ना। इस तौर पर है कि आपको सीएमआई संभाल करके एक बेहतर प्लेस पर पहुंचा सकता है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। और ये बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, और बाकी सब्जेक्ट के लिए तो स्कॉलरशिप देती है, और लेकिन डेटा साइंस के लिए फीस लेती है, और आपको ही सिर्फ बैठने को मौका मिलता है, बाकी वो किसी को बैठने नहीं देता है। इस कोर्स के अलावा जो भी कोर्सेज है ना वहाँ पर सीएमआई के अंदर, उनको प्लेसमेंट में बैठने नहीं देता है, मना मना है, वो प्लेसमेंट के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। आप आउट ऑफ कैंपस ट्राई करो, वो मना नहीं कर रहा, लेकिन ऑन कैंपस वो आपको प्लेसमेंट में बैठने नहीं देगा। तो बच गया सिर्फ कंप्यूटर ऐसी डेटा साइंस, तो सारी कंपनी जो भी आ रही है सिर्फ एक ही पर उसका फोकस है कि जो चुनना है इसी में से चुनना है, जो सिलेक्ट करना है इसी, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। आईआईटीज में ऑप्शन है, बीटेक वाले स्टूडेंट्स है, एमटेक वाले स्टूडेंट्स है, वहां पर चॉइस है उनके पास। सीएमआई में कोई चॉइस नहीं है, जो है यही है, सर्वे सर्वा यही है, 5 चुन के ले जाओ, 10 चुन के ले जाओ, 2 चुन के ले जाओ, इसी में से लेकर के जाना है। और लेकर के जाते भी है, क्योंकि एक तो डेटा साइंस की डिमांड है, फ्यूचर ही डेटा साइंस का है, और पूरे इंडिया में कहीं डिग्री भी ढंग से नहीं मिल रही है डेटा साइंस की, तो ले जाना उनकी मजबूरी हो जाती है। और ले जाना मजबूरी क्या होती है, बच्चे भी परफेक्ट होते हैं, जो सीएमआई में जाकर के पढ़ रहा है वो परफेक्ट नहीं होगा ना, क्योंकि आप स्किल्स पर काम कर रहे हो। स्किल्स का मतलब होता है कि अब मुझे ये बतलाओ कि जो पहली बार फ्लाइट उड़ाया होगा या जो ट्रेन चलाया होगा, क्या वो ट्रेन चलाने की पढ़ाई किया होगा, या फ्लाइट चलाने के लिए, उड़ाने के लिए क्या वो पायलट की पढ़ाई किया होगा, नहीं ना, फिर भी उड़ा लिया ना वो। तो वही है, वो स्किल्स है, वो एक तरीके से है। आप भी बैठ करके पायलट के साथ 4 दिन बैठ जाओ, 10 दिन आप
बैठ जाओ तो आप उसके बातों को सुन सुन के, वो आपको समझा रहा है, हर एक चीज का मतलब समझा रहा है, तो आप भी समझ जाओगे। या मैकेनिकल के दुकान पर जाओ, जो गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, उतना मैकेनिकल इंजीनियर वाले नहीं जानते हैं जितना कि एक बिना पढ़ा लिखा मिस्त्री वो गाड़ी को ऐसे ना हथौड़े से या रिंच से ठोक करके बतला देगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो क्या वो पढ़ाई किया है? नहीं, वो स्किल्स है। तो तब सर हम क्यों पढ़ते भाई? पढ़ना एक एक वही चीज नहीं है, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है ना, एक एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। एक विश्वास वाली चीज होती है, आप उस पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन एक मैकेनिकल वाले इंजीनियर पर आप ज्यादा विश्वास करोगे, ठीक है ना। वो है दूसरा कि इसमें एक मैनर है, एक एक वे है, एक उसको हम क्या कहेंगे, संस्कार है, या जो भी कह लो। वैसे संस्कार को तो गोलियां मारो, इसका तो अब कोई मतलब रह नहीं गया है, ठीक है, उसको साइड लाइन ही कर दो। माने एक नहीं होता है एक समझने वाली चीजों का, कि ये मेरी किसी भी बात को समझ सकता है, ठीक है ना। तो उस वे में थोड़ा देखा जाए तो वेल एजुकेटेड होना तो जरूरी है। नहीं तो पहले के भी लोग मैकेनिकल थे, लेकिन क्या उखाड़ लिया, देश को कितना आगे लेकर के गए? नहीं लेकर के गए। लेकिन जब उसी चीज को सिस्टमेटिक वे दिया गया, कॉलेजेस बनाया गया, रिसर्च सेंटर बनाया गया, तो देखो देश दुनिया कितना आगे जा रहा है। तो हर एक चीज का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है। लेकिन हाँ, जब आप वहां जाओगे, भले ही आप कुछ भी हो, वहां आप बेहतर करोगे। भले आप यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, वहाँ इंटीग्रेशन का तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है ना। कंपनी में जाओगे, आपके पास डेटा है, डेटा को स्टडी करना है, उसको एनालाइज करना है, या जो भी उनका काम होगा वो करना है, ठीक है ना। तो वहाँ अलग चीजें होती है। जैसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन प्लेसमेंट लेने के बाद जैसे वो कंपनी में गए, 6-7 महीना 1 साल काम किए, उसके बाद सबको पीछे छोड़ दिए। जो जिसका सबसे टॉप प्लेसमेंट गया था ना, उसको भी वो पीछे छोड़ दिए, मात्र 1 से 2 साल में। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ आप बहुत ज्यादा जीनियस है, आपसे क्वेश्चन एकदम दनादन हो रहा है तो आपका बेहतर, मैंने आगे जाकर के बेहतर ही करोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। माने या जो क्वेश्चन नहीं कर रहा है तो वो बेहतर नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक फेज में सबकी क्वालिटी अलग अलग है। जैसे कि मेरा टीचिंग में, मैं वैसे वैसे चीजें बकलोल था, ठीक है, लेकिन टीचिंग वाली फील्ड में मैं एक्सपर्ट था। क्वेश्चन बनाने वाले मामले में मैं एक्सपर्ट हूँ, टीचिंग वाले मामले में मैं एक्सपर्ट हूँ। बाकी और चीजों में मैं एक्सपर्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो ये मेरा काम है मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। वैसे ही हो सकता है किसी से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व, जैसे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस था आईआईटी में, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं था, तो बड़ी दिक्कत हुई पास होने में, ठीक है, एकदम हालत खराब हो गया था। एक मेजर थ्योरी था, उसमें हालत खराब हो गई थी, रात भर रटना पड़ता था, 50 जगह जा जा करके समझना पड़ता था, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं था। लेकिन बहुत सारा टॉपिक्स है ना, हर एक चीज में मैं एक्सपर्ट नहीं हो सकता हूँ ना। जिस चीज में मैं एक्सपर्ट हूँ, हो सकता है कि उस चीज में सामने वाला एक्सपर्ट ना हो, जिसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। सॉरी, जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ उसमें वो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जिसमें जिसमें वो एक्सपर्ट है उसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये चीजें हो सकती है, ठीक है ना। तो वहां भी सेम चीज होती है, अकेडमिक वाली चीजें अलग होती है और वो वाली चीजें अलग होती है, जॉब वाली चीजें अलग होती है। हो सकता है कि आप उसमें ज्यादा एक्सपर्ट, ठीक है ना। जैसे कि नेता लोग देख लो, नेता लोग पढ़े लिखे हैं, एक पढ़ा लिखा जाए नेतागिरी करने के लिए, और एक अनपढ़ जो है, जो समाज में रह रहा है, वो ज्यादा एक्सपर्ट है कंपेयर टू पढ़े लिखे। इनसे वो ज्यादा एक्सपर्ट है ना नेतागिरी करने में। तो जाओ वहां पर ज्ञान दो, सारा आपका एकेडमिक जहाँ का ऐसा लगेगा कि मैं इसमें कितना बकलोल हूँ, ठीक है। मैंने मैं एक आदमी को नहीं कन्विंस कर रहा हूँ कि वो मुझे वोट दे, वो आया, वो भीड़ इकट्ठा किया, वोट बना के चला गया, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट है, ठीक है ना। तो वो वाली चीज है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें, ठीक है ना, आप कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए होपलेस नहीं होना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं आपसे इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, लिमिट का क्वेश्चन नहीं हो रहा है, या कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक्स में आपको दिक्कत आ रही है तो आप आगे बेहतर नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप आगे बेहतर कर सकते हो और करोगे भी। जैसे कि एक और स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरे से ना ये भी डाउट पूछती थी, एक्स स्क्वायर लेस देन 1। जब पहली बार वो मेरे को सॉल्यूशन भेज देना तो मेरा दिमाग हैक हो गया था। अब मैं क्या करूं, इसको मैं कैसे समझाऊं, ठीक है।
ये क्या करूं भाई, कैसा स्टूडेंट, और उसको मैं समझा रहा हूँ फिर भी उससे नहीं हो रहा। तो मैं कहा कि बेसिक लेक्चर देखे हो, वो आई थी जून में, ठीक है, जून मंथ में आई थी, तो लास्ट मई के आसपास, कि नहीं, तो मैं डायरेक्ट मेजर नहीं टॉपिक का स्टार्ट कर दिया। काम करो तुम पहले बेसिक्स लेक्चर दो, और उसके अंदर इतना जुनून था कि उस बेसिक लेक्चर को वो मुझे लग रहा है ना कि 3 से 4 दिन में ही कंप्लीट कर दी, क्योंकि वो ड्रॉपर थी और उसका बैकग्राउंड इंग्लिश था, ठीक है, मैथमेटिक्स का वो कुछ सब्जेक्ट पढ़ी हुई थी, तो वो 3 से 4 दिन में ही कंप्लीट करता है। इतना उसके अंदर जो है, वो ज्यादा लोड नहीं लेती थी, जो चीज नहीं होता तो छोड़ देती थी, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेती थी, है चलो समय कम है, पहले जो जो हो रहा है उसको किया जाए, जो जो हो रहा है उसको किया जाए, ठीक है ना। तो वो जो जो होता था पहले उसको करती थी, जब वो चीजें हो जाता था फिर नया टॉपिक सा स्टार्ट करती थी, और फिर जब बीच में टाइम गैप मिलता था तो एक बार दोबारा लौट के आती थी, थोड़ा देखे कि अब हो रहा है, अब कितना हो रहा है, तो जो जो हुआ है वो तो हो गया, और जो जो नहीं हुआ था, मान लो कि किसी प्रैक्टिस सेट में 60 क्वेश्चन है और उससे 30 क्वेश्चन नहीं हुआ, मात्र वो 30 ही क्वेश्चन कर पाई, बाकी को वो छोड़ दी, लोड नहीं ली, छोड़ दे, फिर वो दोबारा लौट के आई। तो जब दोबारा लौट के आई ना, तो 30 तो पहले से हुआ ही था, 15 और क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत अप्रोच डेवलप हो गया ना, अगले टॉपिक्स या 30 क्वेश्चंस करते करते आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया, तो हो सकता है कि 15 क्वेश्चन फिर भी इससे 15 नहीं है, तो वो 15 का लास्ट तक छोड़ दी, भाड़ में जाओ, ठीक है। और वो एग्जाम क्रैक करती है, एकदम माने बाउंड्री पर ही रहती है, सबसे लास्ट उसी को कॉलेज मिलता है, ठीक है ना, माने फर्स्ट राउंड में ही मिल जाता है, तो उसको कॉलेज मिलता है। लेकिन जब प्लेसमेंट होता है ना, सबसे पहले उसी का प्लेसमेंट होता है, फर्स्ट डे ही उसका प्लेसमेंट होता है, फर्स्ट डे प्लेसमेंट हो गया, तो वो चीजों को प्रेजेंट करने में एक्सपर्ट थी। जब उससे बात होती थी, डाउट वगैरह जब भी वो पूछती थी, तो वो लगता था कि उसमें वो चीजें है, वो क्वालिटी है, वो चीजों को प्रेजेंट बड़ी अच्छे से करती थी, तो उसमें उसके अंदर प्रेजेंटिंग स्किल बहुत तगड़ा था। और जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो क्या देखते हैं, वो आपको ये थोड़े देखते हैं कि आपको एप्सिलॉन डेल्टा ढूंढने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आपको फॉर्मूला कितना याद है, वो ये थोड़े देखते हैं, वो देखते हैं कि आपके अंदर प्रेजेंट करने का कितना अच्छा स्किल्स है, आप चीजों को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो, सामने वाले को आप कितना अच्छे से समझा पाते हो, यही वो सामने वाले देखते हैं ना, जो जो HR वगैरह आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तो उसके अंदर प्रेजेंटिंग स्किल्स था, तो वो फर्स्ट राउंड में ही मार दी, प्लेसमेंट हो गया। तो ये वाली चीज है, तो ये नहीं है कि वो है, वो लास्ट तक ही सिंपल सिंपल डाउट पूछते रहे, लास्ट तक ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन के वो चक्कर में नहीं रहती थी। मैं चलो भाई 100 में 100 थोड़े करना, उसके दिमाग में पहले से था 100 में 100 थोड़े करना, 100 में 50 मार्क्स आ गया, सिलेक्शन हो गया, मेरा कॉलेज मिल जाएगा। और वो जितनी गलतियां की थी टेस्ट में, उसका कभी भी टेस्ट में 15 से ज्यादा स्कोर आया ही नहीं, हमेशा टेस्ट देती फ्रस्ट्रेट होती, फिर गया मैं बोला अरे यार दो देते रहो टेस्ट, जो गलतियां कर रहे हो ना बस उसी पर फोकस करो, वो सिर्फ उसी पर फोकस करती थी। और टेस्ट में भी कभी 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं की, कभी किसी टेस्ट में भी नहीं की, 60 में से वो मैक्सिमम 40-45 तक ही रह जाती थी, किसी किसी टेस्ट में 35 से 40 क्वेश्चन तक ही रह जाती थी डिफिकल्ट वाले पेपर में, वो उतने में ही खुश रहती थी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है खुश रहना, या जितना आप सीखे हो उसको प्रिजर्व रखना, उसको प्रिजर्व रखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या होता है ना कि 35 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और 15-25 क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, तो जो आपने 35 क्वेश्चन सीखा है, उसके कॉन्सेप्ट को जो सीखा है, उस 25 क्वेश्चन के चलते आप इसको भी गंवा दिए, उसके टेंशन में अब नहीं होगा मेरा सिलेक्शन, अब क्या होगा, अब इससे नहीं होगा, आगे क्या होगा, ये लिमका डिमका कर करके ना जो भी 35 क्वेश्चन का अपने कॉन्सेप्ट सीखा है उसका भी अपने सत्यानाश कर दिया। क्यों? क्योंकि आप परेशान आत्मा, दुखी आत्मा बन गए। तो दुखी आत्मा नहीं बनना है, प्रसन्न रहो, खुश रहो, खुश रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रेशर में पढ़ाई करोगे, 10 घंटा पढ़ोगे, जीरो माने नहीं पढ़ने के बराबर है। खुश रहोगे, 5 घंटा ही पढ़ोगे, लास्ट में वो मोर देन सफिशियंट होगा। 4 घंटा ही पढ़ोगे, मोर देन सफिशियंट होगा। 15 ही क्वेश्चन करो, खुश रहो। आज हमने 15 तो सीखा, इस बात से ज्यादा खुश रहो कि आज हमने 15 क्वेश्चन सीख लिया, वाह। इस बात से दुखी मत रहो कि मेरे से आज 35 क्वेश्चन नहीं हुआ, 45 क्वेश्चन नहीं है, नहीं, इस बात से खुश रहो। इंड में जब तक रात सोने का टाइम नहीं आता तब तक परेशान रहो, जैसे जब सोने का टाइम है कि हाँ भाई अब कल पढ़ना है, तो उस समय आप लास्ट में प्रसन्न रहो,
खुश रहोगी। आज आज हमने 15 क्वेश्चन सीखा, वाह। आज हमने 20 क्वेश्चन का कंसेप्ट सीखा, वाह। नहीं यार तुम्हें से 20 क्वेश्चन नहीं हुआ, अब क्या होगा, अब तो आज तुम्हें से 50 20 30 क्वेश्चन नहीं होगा, अब क्या होगा। तो इस यह सोच करके आपने क्या किया कि जो भी आपने पूरे दिन में 15-20 क्वेश्चन सीखा था उसको भी आपने जीरो पे लाके पटक दिया। वो चीजें अगले दिन ऐड नहीं होगा। यदि आप प्रसन्न हो गए तो फिर अगले दिन भी 15 सीखोगे। तो फिर रात में सोने के समय, वाह हमने कल भी 15 क्वेश्चन सीखा, आज भी 15 क्वेश्चन सीखा, तो टोटल 30 क्वेश्चन हो गया, वाह। तो ये लास्ट में जब तक दिन में पूरा कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, जब एंड आए तो ये वाला नेचर होना चाहिए, खुश हो जाओ कि हाँ आज हमने बड़ी अच्छा मेहनत की। तो जो भी कंसेप्ट से आपके दिमाग में घूमने लगता है, क्योंकि आपका फोकस उस पर है जो आपने सीख लिया है, क्योंकि अब उस चीज को प्रिजर्व रखना है ना अपने पास, अब लंबे समय तक रखना है। लेकिन आप इस बात से अब जो सीखे उस पर आपने ध्यान हटा करके ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, सोच मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जाओ गई भैंसिया पानी में। दिन भर में जो आपने मेहनत किया लास्ट में रात में सोते समय जीरो कर दिया। तो वो यही करती थी, वो 15 क्वेश्चन ही करती थी, खुश रहती थी। तो उसका हर रोज 15-15 ऐड होते 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 जो कभी टेस्ट में 15 प्लस से स्कोर नहीं की, वो एग्जाम के दिन 53 या 61 मार्क्स लाती है। एग्जाम के दिन वो 61 मार्क्स लाती है और आईआईटी में पहुंच जाती है। तो सब कुछ आप पर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलो और बाकी अब अगले क्लास में बात करते हैं, ठीक है। चलो आपका पूरा का पूरा प्लान तो कंप्लीट हो गया ना ये। चलो ठीक है, गुड नाइट। किसी को पूछना है तो कुछ भी पूछ सकता है अभी।